गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। जब भी आप क्लासेस को देख रहे हैं, गुड नाइट। जब भी आप क्लासेस को देख रहे हैं, चलिए आज हम लोग नया चैप्टर एक्चुअली स्टार्ट कर चुके थे। सॉरी, एक नया चैप्टर हम लोग स्टार्ट कर चुके थे। चैप्टर का नाम था रॉक मैकेनिक्स। रॉक मैकेनिक्स में मैं पहले आपको कुछ बेसिक्स चीज़ों के बारे में बताया कि अलग अलग स्ट्रेस क्या होता है, अलग अलग स्ट्रेंथ क्या होता है, अलग अलग टाइप के जांच कैसे किए जाते हैं, क्या जांच होता है, कुछ कुछ बेसिक सा और भी चीज़ था जो अनयूजुअल था, जो आपको जनरली क्वेश्चन में नहीं दिखते हैं लेकिन कभी कभार दिखते हैं। जब दिखते हैं तो बहुत भयंकर दिखते हैं। फिर कुछ ऐसे भी क्वेश्चन बताए थे, कुछ ऐसे भी पॉइंट बताए थे जो जनरली पूछा जाता है। इसके बाद रॉक मैकेनिक्स वाला जो चैप्टर था वो हम स्टार्ट कर चुके थे। ये जो रॉक मैकेनिक्स वाला चैप्टर आप देख रहे हैं, इस चैप्टर को हम लोग स्टार्ट कर चुके थे और इसका एक अच्छा खासा पोर्शन पढ़ चुके थे। देखिए, आपका वॉल्यूम 1 का जो सबसे बड़ा चैप्टर है, सबसे बड़ा चैप्टर, वो आपका है चैप्टर नंबर 9। टोटल आप गिनिएगा तो अच्छा खासा पेज का है। आई थिंक 48 पेज के आसपास का चैप्टर है। मतलब समझिए इतना ज़्यादा इसमें लिखा हुआ है। तो उसको हम लोग बहुत ही सरल तरीके से, सिंपल तरीके से इसको समझने का कोशिश किया और जितना हद तक हो सका हम लोग कवर किए। चलिए, अब हम लोग धीरे धीरे आगे आते हैं। तो अब हम लोग आते हैं आपका चैप्टर पे। रुकिए एक मिनट, एक मिनट। जी बिल्कुल, अब हम लोग आते हैं सपोर्ट बाई वुडन कॉग, चॉक और चॉकमेट। तो चलिए हम समझाते हैं, फिर बाद में आपको किताब से मैच करा देंगे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि चॉक क्या होता है, कॉग क्या होता है और चॉकमेट क्या होता है। ठीक है, तो कॉग क्या होता है पहले इसको समझिएगा। तो आप प्रॉप के बारे में जान रहे हैं सर, प्रॉप क्या होता है ये आपको पता है। प्रॉप सखवा लकड़ी का, सखवा, सखवा एक तो पेड़ का नाम है। सखवा लकड़ी का, जनरली सखवा लकड़ी, जरूरी नहीं सखवा लकड़ी होना चाहिए, सागवान लकड़ी का भी उपयोग कर सकते हैं क्योंकि उसका भी स्ट्रेंथ अच्छा होता है। ठीक है, तो जनरली प्रॉप क्या होता है, सखवा, सागवान, इस टाइप के कुछ लकड़ी होते हैं। उसको काट के एक तो राउंड में गोल गोल टाइप का बनाया जाता है। ठीक है, तो ये था प्रॉप। लेकिन यही गोल गोल ना हो करके थोड़ा सा चपटा टाइप का रहे, तो मतलब कि एक रेक्टेंगल के फॉर्म में रहे, तो उस कंडीशन में इसको हम क्या बोलेंगे, इसको रेक्टेंगल के फॉर्म में अगर रहे, ठीक है, या स्क्वायर के फॉर्म में रहे, इसका कुछ डायमेंशन हो जाता है। ठीक है, रेक्टेंगल के फॉर्म में, स्क्वायर के फॉर्म में, स्लीपर इसको हम लोग कहते हैं। तो इस फॉर्म में रहे तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, है ना। तो बेसिकली इसका 10 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर ये लंबाई हो जाएगा। अगर मतलब ये वाला क्रॉस सेक्शन हो जाएगा तो 10 सेंटीमीटर साइड वाला क्रॉस सेक्शन हो जाएगा। मतलब 10 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर, तो इसको आप क्या बोलेंगे, स्क्वायर बोलेंगे, इसको स्क्वायर बोलेंगे। तो जनरली स्क्वायर में रहता है वो। ठीक है, स्क्वायर में रहता है, यानी कि दोनों साइड जो है वो लगभग आपका बराबर जैसा होता है। तो ये आपका स्क्वायर शेप का एक ठो लंबा लंबा स्लीपर है। इसको क्या बोलेंगे, स्लीपर बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, स्लीपर बोलेंगे। और इस स्लीपर को आप सिंपल भाषा में कह सकते हैं कॉगिंग स्लीपर, कॉगिंग स्लीपर। कॉगिंग स्लीपर का लंबाई अक्सर क्वेश्चन में पूछता है कि कॉगिंग स्लीपर का लंबाई इनमें से किससे कम नहीं होगा, तो 1.2 मीटर से कम नहीं होगा, 1.2 मीटर से कम नहीं होगा कॉगिंग स्लीपर की लंबाई। 1.2 मीटर से कम नहीं होगा कॉगिंग स्लीपर की लंबाई, रेगुलेशन में भी दिया हुआ है और डीजे देशमुख का भी पॉइंट है। तो हमने आपको क्या बताया, हम पहले कॉग के बारे में बता रहे हैं। कॉग में बताएं कि जैसे प्रॉप बनता था ना सखवा का लकड़ी का, बिल्कुल वैसे ही प्रॉप जैसा रहेगा, लेकिन ये थोड़ा सा स्क्वायर क्रॉस सेक्शन में रहेगा। 10 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर इसका क्रॉस सेक्शन होता है। बाकी लंबाई जिस हिसाब से आप रखते हैं, जितना हाइट है उतना रखते हैं। इसके बाद ये जो लंबाई है, लंबाई के बारे में मैंने क्या नियम बताया कि 1.2 मीटर से कम लंबा नहीं होगा। ये क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है, 1.2 मीटर से कम लंबा नहीं होगा क्या, कॉगिंग स्लीपर। इसको नोट कर लीजिएगा, कॉगिंग स्लीपर 1.2 मीटर से कम लंबा नहीं होगा। क्रॉस सेक्शन कितना होगा कॉगिंग स्लीपर का, 10 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर। ठीक है, किसका बना रहता है, तो प्रॉप जैसे सखवा है, सागवान है, इसका जनरली बना रहता है। ठीक, चलिए, अब कॉग कैसे बनता है इसको आप समझिए। तो इसमें हम क्या बोले, क्रिस क्रॉस मैनर में रखते जाते हैं। तो थोड़ा भावनाओं को आहत नहीं करना चाहते हैं लेकिन एग्जाम्पल दे रहे हैं। कभी आप अगर चीता देखे हैं, हिंदू धर्म में चीता बनाया जाता है, चीता सजाया जाता है लोगों के मरने के बाद। तो चीता को देखे हैं तो साइड में सबसे पहले खूंटा गाड़ा जाता है। ठीक है, चार दिशाओं में खूंटा गाड़ा जाता है। इसको हम लोग बोलते हैं पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। ठीक है, चारों दिशाओं में खूंटा गाड़ा जाता है, चार ठो। खूंटा को हम लोग प्रॉप कह सकते हैं कि प्रॉप जैसा कुछ हम लगाते हैं। इसके बाद इसी के अंदर में, इस खूंटा के अंदर में ही उसका कुछ अलग ही अलग मान्यता है। लकड़ी को हम सजाते हैं, कुछ एक बार ऐसे सजाएं लकड़ी,
उसके बाद फिर बगल में कुछ ऐसा लकड़ी सजाया, ऐसे करके लकड़ी सजाते हैं। उसके बाद फिर इस साइड से भी लकड़ी रखते हैं। बिल्कुल कॉग भी ऐसा ही होता है, कॉग भी ऐसा ही होता है। ऐसे करके इसको हम लोग बोलते हैं क्रिस क्रॉस मैनर। एक बार हम देखिएगा इस डायरेक्शन में सजा रहे हैं, एक बार देखिएगा इस डायरेक्शन में सजा रहे हैं, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रिस क्रॉस मैनर, क्रिस क्रॉस मैनर। तो क्रिस क्रॉस मैनर में हम क्या करते हैं, कॉग को एक दूसरे के ऊपर में अरेंज करते जाते, अरेंज करते जाते, अरेंज करते जाते हैं। कब तक, अप टू द हाइट ऑफ गैलरी, गैलरी के हाइट के बराबर हम करते हैं। ठीक है, गैलरी के हाइट के बराबर हम अरेंज करते जाते हैं, करते जाते हैं, करते जाते हैं क्रीस क्रॉस मैनर में। ठीक है, अब कुछ पॉइंट है सर। कॉग आप कहाँ लगाते हैं, गैलरी में लगाते हैं? नहीं भाई, गैलरी में तो नहीं लगाते हैं। फेस के पास लगाते हैं ना, फेस के पास तो नहीं लगाते हैं। तो कहाँ लगाते हैं भाई, डीप एरिया में लगाते हैं क्या? नहीं, डीप एरिया में भी नहीं लगाते हैं। तो कहाँ लगाते हैं, जंक्शन में लगाते हैं। कहाँ लगाते हैं, जंक्शन में लगाते हैं। और कहाँ लगाते हैं, जब डिप्लरिंग किया जाता है, डिप्लरिंग किया जाता है, तो जो स्टूक है या जो भी आप मेथड से काट रहे हैं, इसके कॉर्नर में लगाया जाता है। कहाँ लगाया जाता है, कॉर्नर में, कोना कोना को सपोर्ट करने के लिए हम लोग लगाते हैं। जनरल गैलरी में कॉग लगा सकते हैं क्या? नहीं, नहीं लगाते हैं जनरली हम लोग। क्यों नहीं लगाते हैं? क्योंकि ज़्यादा जगह छेकता है, मशीन का आना जाना में दिक्कत होता है। अगर मशीन का आना जाना नहीं करना है तब आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आदमी आ जा रहा है तो फिर इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन बिना मतलब का खर्चा का कोई मतलब बनता नहीं है। कॉग में बहुत खर्चा होता है। अब लकड़िया का दाम भी होता है ना सर, एक ठो लकड़ी थोड़ी लगता है, बहुत लकड़ी लगता है। एगो लकड़ी रखें, इधर इधर रखें, फिर कॉर्नर प्रॉप साइड साइड में लगाएं। साइड में जो प्रॉप लगाते हैं ना कॉग में, उसको हम लोग बोलते हैं कॉर्नर प्रॉप। ठीक है, तो उसके बाद कितना सारा लकड़ी आपको खरीदना पड़ जाएगा, लकड़ी का वेस्टेज भी होगा, इसीलिए हम लोग उसके जगह पे कुछ और इस्तेमाल कर लेंगे, कुछ और इस्तेमाल कर लेंगे, उसके बारे में बताते हैं। लेकिन जनरली हम लोग जंक्शन में, जहाँ पे डिप्लरिंग हो रहा है उस जगह पे, उस सब जगह पे हम लोग इस्तेमाल करते हैं, जिससे मशीनरी इफेक्ट ना हो, उस जगह पे हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, चलिए अब आते हैं चॉकमेट के ऊपर। अब आते हैं चॉकमेट के ऊपर। ठीक है, सॉरी चौक के ऊपर आते हैं, चौक के ऊपर। चौक क्या होता है यार, चौक जैसे हम आपको कॉग बताए ना, क्रिस क्रॉस मैनर में लकड़ी रख के ऐसे ऐसे करते हैं ऊपर आप कुछ, चौक आपका ऑलरेडी बना हुआ रहता है, ऑलरेडी खोखला हुआ, खोखला मतलब इसको आप अगर बनाना चाहें तो कुछ इस टाइप का रहेगा चौक। कोशिश कर रहा हूँ बनाने का, फिगर मेरा तो सही नहीं होगा, बट माइंड नहीं करना है उतना। ठीक, ये बेसिकली क्या है, ये चौक है। ये जो आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, ये आपका चौक है। अगर कोई देखे होंगे तो कमेंट करके बताइए, हाँ देखे हैं सर। कमेंट करके बताइएगा चौक अगर देखे हैं तो बताइएगा देखे हैं, और अगर माइंस का नाम बता सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है कि हाँ इस माइंस में आप पर्टिकुलर देखें। ठीक है, थोड़ा अपने बारे में भी कभी कभी बताया करो यार, हम भी इंसान हैं, हमको भी अच्छा लगता है तुम लोगों के बारे में जान के। ठीक है, अभी नहीं कर पा रहे लाइव क्लास क्योंकि आप लोगों का प्रेशर था इतना, लेकिन हम चाहते थे लाइव क्लास आप लोगों को कराएं। खैर एनसीएल में तो कराएंगे, एनसीएल में सबको लपेट लेंगे, है ना। चलिए, कुछ लड़का लोग हमको कॉल करके, पुराना पुराना विद्यार्थी बोल रहा था कि सर टाइम बहुत ज़्यादा बर्बाद हो रहा है, तो कहीं और कोचिंग ज्वाइन कर ले क्या। तो हम उसको बोले कि सर आपका अगर कहीं मन है तो आप ज़रूर कीजिए। तो बोले नहीं सर आप बताइए, आप स्टार्ट करिएगा तो नहीं ज्वाइन करेंगे। हम बोले नहीं, आप दूसरा जगह ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन हम स्टार्ट करने वाले हैं, तो उसका आपको टेंशन नहीं लेना चाहिए कि स्टार्ट नहीं करेंगे। स्टार्ट अगर कहीं करना चाहते कर सकते, कहीं भी, उससे कोई दिक्कत नहीं। मेरा मकसद है कि आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाए, कहीं कल दिन रास्ता में भेंट हो तो बोलें, कहीं हमको हमको खाली पहचान लीजिए कि हाँ सर आप हैं, इतना काफ़ी है मेरे लिए, उससे ज़्यादा हम उम्मीद नहीं करते किसी से, है ना। चलिए, तो स्टार्ट करेंगे बैच, आपको टेंशन नहीं लेना है ना। एकदम स्टार्ट करेंगे, पहले आपको एक मुकाम तक पहुंचा लें। ठीक है, ज़्यादा नहीं, 10 तारीख 12 तारीख से हम शुरू कर देंगे। ठीक है, एकदम टेंशन नहीं लेना है, एकदम हौले हौले शुरू हो जाएगा। तो देखिए चौक कुछ इस प्रकार का दिखता है, अगर आप चौक देखे होंगे तो कुछ इस प्रकार का चौक दिखता है। ये क्या होता है, ये जनरली आयरन का बना होता है। ये चौक आप देखेंगे वो जनरली किसका बना होता है, आयरन का बना होता है, लोहा का बना होता है। ये लोहा खोखला पाइप रहता है,
है ना। खोखला पाइप में ये पूरा पूरी ऐसा सराउंडेड रहता है। अब इसके ऊपर में एक के बाद एक ऐसा ही क्यूबिक के फॉर्म में रखते 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 रूप तक सपोर्ट करते हैं। इसको बोलते हैं चौक। इससे क्या होता है, देखो ये है एक्चुअली कॉग जैसा ही, लेकिन कॉग में लकड़ी बर्बाद होता है, पैसा ज़्यादा खर्चा होता है, आने जाने में समस्या होता है, सरियाने में टाइम लगता है। इसको सरियाने मतलब इसको फिट करने में समय नहीं लगेगा। इसको अगर आपको फिक्स करना है समय नहीं लगेगा। वो नीचे रखें, इसके ऊपर एक बार ऊपर रखें, बीच में लगेंगे उगेंगे डाल के टाइट किया, हो गया, 1 घंटा में काम खत्म। लेकिन कॉग बनाना है तो आपको लंबा समय लग जाएगा, मैन पावर लग जाएगा, लकड़ी ढोना पड़ेगा, झंझट है बहुत। तो झंझट ना हो इसके लिए हम लोग चौक का इस्तेमाल करते हैं। कहाँ करते हैं चौक का इस्तेमाल? सेम जगह पे, जंक्शन में करेंगे भाई, है। और कहाँ पे करेंगे? डिप्लरिंग एरिया का जो साइड होता है, डिप्लरिंग साइड में हम लोग सपोर्ट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो ये दोनों का काम सेम है, काम दोनों का क्या है? सेम है। अभी तीसरा जो टर्म आप देख रहे हैं, एक तो हमने बताया कॉग, एक हमने बताया चौक, और दूसरा हम अब लास्ट जो था वो था चौकमेट। चौकमेट कॉक चौक को ही कहते हैं, लेकिन ये मेटल माइंस में उपयोग होता है। कहाँ पे उपयोग होता है? मेटल माइंस में, थोड़ा सा अलग इसका डायमेंशन है। तो मेटल माइंस में उपयोग करते हैं इसको, चौकमेट को, ठीक है। तो आपको हमने बताया कॉग, कॉग के बारे में हमने क्या बताया डायमेंशन, फटाफट रटिएगा। 1.2 मीटर से कम लेंथ नहीं होगा, ठीक है। स्क्वायर शेप में रहता है, इसका 10 सेंटीमीटर, सॉरी 10 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर क्रॉस सेक्शन होता है कॉग का, ठीक है। क्रिस क्रॉस मैनर में सजाते हैं, क्रिस क्रॉस मैनर में हम इसको क्या करते हैं? सजाते हैं। लकड़ी का रहता है, प्रॉप जनरली प्रॉप से बनता है ना। कौन सा? सागवान या सखवा लकड़ी का बनता है। तो ये कुछ कॉमन पॉइंट थे कॉग का। चौक के बारे में हमने आपको क्या बताया? चौक के बारे में हमने बताया कि हॉलो पाइप से मिलके बनते हैं, हॉलो पाइप से मिलके। ये आपका क्यूबॉइडल शेप में होते हैं, क्यूबॉइडल शेप में होते हैं ये। इसको भी हम इस्तेमाल कहाँ करते हैं? जहाँ पे जंक्शन है और जहाँ पे आपका डिप्लनिंग साइड है। इसका उपयोग करने में बहुत आसानी होता है, तुरंत फिटिंग हो जाता है, इसीलिए हम लोग इसका उपयोग करते हैं, ठीक है। चलिए, ओके। अब कुछ कुछ पॉइंट है जो हम आपके लिए लिखेंगे, आपको इसको नोट करते जाना है। कॉग से कॉग की बीच की दूरी, ओके। कॉग से कॉग के बीच की दूरी, ये हम लोग कब बता रहे हैं? ये बता रहे हैं जनरली मिनिमम लेंथ ऑफ द सिलेंडर हाइट इतना, बट इतना इजी इट इतना, ठीक है। 10 लीटर में, ठीक, चलो चलो ठीक है, कोई बात नहीं। कॉग से कॉग के बीच की दूरी, ये कंडीशन होता है डिप्लरिंग में। अगर डेवलपमेंट कर रहे हैं तो रूप का स्टार्टअप पे डिपेंड करता है, लेकिन डेवलपमेंट में 1.2 मीटर, ठीक है। सॉरी सॉरी सॉरी, इसको अल्टर कर दिए, सॉरी, 3 मीटर हो जाएगा। इसके बाद दूसरा पॉइंट है प्रॉप से प्रॉप के बीच की दूरी। डिप्लरिंग के केस में हम बता रहे हैं प्रॉप से प्रॉप के बीच की दूरी 1.2 मीटर, 1.2 मीटर प्रॉप से प्रॉप के बीच की दूरी होती है। और इसको मैं सुधार लेता हूँ, 1.5 मीटर है। 1.5 दूना 3, हाँ 1.5 दूना 3, 1.5 दूना 3, 1.5 दूना 3, ऐसे करके याद रख सकते हैं। 1.5 दूना 3, प्रॉप में 1.5 मीटर, कॉग में 3 मीटर, प्रॉप में 1.5 मीटर, कॉग में 3 मीटर, प्रॉप में 1.5 मीटर, कॉग में 3 मीटर, ठीक है। चलिए, यहाँ तक आपका क्लियर हो गया हो? ओके 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 ओके, ठीक है। ओके, जो ओके ठीक है। और कुछ बचा तो नहीं, बचा तो नहीं, अभी तो नहीं, कुछ भी नहीं। चौक इरेक्टेड बिटवीन 4 कॉर्नर्स, ठीक है, हम बता चुके हैं आपको। ओके, ठीक है। देखिए, कॉर्नर प्रॉप के बारे में हमने आपको बताया। कॉर्नर प्रॉप के बारे में क्या बताया? जब आप कॉग लगा रहे थे क्रिस क्रॉस मैनर में, तो चारों कोना में एक तो पहले कॉर्नर प्रॉप डाले थे। ये कॉर्नर प्रॉप का आवश्यकता कब पड़ता है? तो जनरली इसका आवश्यकता हर बार नहीं है। अगर सरफेस प्लेन उलेन है तब जरूरत नहीं है, लेकिन अगर स्टीपर वाला माइंस है, स्टीपर ग्रेडियंट है उस पर्टिकुलर जगह का, कितना स्टीप, 1/5 से ज़्यादा स्टीप है, तब कॉर्नर प्रॉप लगेगा। क्वेश्चन सेकंड क्लास में पूछा था एसएमसी, रेस्ट्रिक्टेड था अनरेस्ट्रिक्टेड था, हमको ध्यान नहीं है, चलो ठीक है, कोई नहीं। क्वेश्चन क्या था बताते हैं। क्वेश्चन ये था, सॉरी यार, सॉरी 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 सॉरी, सेकंड क्लास नहीं था यार, फर्स्ट क्लास था, फर्स्ट क्लास था, फर्स्ट क्लास था। रेस्ट्रिक्टेड था अनरेस्ट्रिक्टेड था, मुझे ध्यान नहीं है। हाँ, क्वेश्चन क्या था, मोटा मोटी क्वेश्चन समझिए नहीं, क्वेश्चन क्या था। क्वेश्चन बेसिकली आपका, जस्ट ए सेकंड, मेरे दिमाग से, हाँ, क्वेश्चन कुछ ऐसा था घुमा फिरा के, कि कॉर्नर प्रॉप का इस्तेमाल, इंग्लिश में था क्वेश्चन, हिंदी में लिख रहा है। कॉर्नर प्रॉप का इस्तेमाल
कॉग के साथ किया जाता है, कॉग के साथ किया जाता है। इनमें से किस ग्रेडियंट की जगह में कॉर्नर प्रॉप का इस्तेमाल होगा, इस्तेमाल होगा। सेकंड क्लास फर्स्ट क्लास में जब क्वेश्चन दीजिएगा तो डायरेक्ट क्वेश्चन थोड़ा सा कम पूछता है, इससे लंबा चौड़ा लैंग्वेज देख के तक करता है कुछ कुछ क्वेश्चन, तो आदमी देख के डर जा रहे बाप रे इतना बड़ा क्वेश्चन, लेकिन पढ़ोगे तो पता चलेगा रही तो खुदा पहाड़ निकली चुहिया। इनमें से किस ग्रेडियंट के जगह में कॉर्नर प्रॉप का इस्तेमाल किया जाता है या इस्तेमाल होगा? ऑप्शन दे रहा है ग्रेडियंट का, 1/10, 1/4, 1/5, 1/3। तो इनमें से किस ग्रेडियंट में बोला, ये नहीं बोला किससे ज्यादा किससे कम, तो यहाँ पे आपको एग्जैक्ट बेस्ट सुटेबल आंसर पिक करना है। आप 1/3, 1/4, 1/5 होना तो सब सही थे, लेकिन एग्जैक्ट आंसर जो इसका हो जाएगा बेस्ट सुटेबल वो 1/5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1/5 हो जाएगा। 1/5 से ज्यादा ग्रेडियंट होने पे कॉर्नर प्रॉप का इस्तेमाल करना ही करना है। अगर उससे कम है तो आप एक्सपेक्ट कर सकते, छोड़ सकते हैं, आप सिर्फ ऐसे क्रिस क्रॉस मैनर में लकड़ी सजाते जाइए, आपका फोट बन जाएगा। ठीक है, चलिए अब कुछ छूट तो नहीं रहा मेरे भाई कुछ छूट तो नहीं रहा है। नहीं कुछ छूट नहीं रहा है, कुछ छूट नहीं रहा है। ठीक है ठीक है, चलो ओके, यहाँ तक क्लियर है। द टेम्पररी द roof temporary roof fall support the temporary support are then replaced by permanent ones like cogs and bars by at for at least 20 meter of all side of the junction। देखिए एक नियम है सर, नियम क्या है? जंक्शन, देखिए जब कभी भी जंक्शन होता है, जंक्शन होता क्या है समझिए पहले इसको, ऐसे 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 जंक्शन होता है कि मान के चलिए कि इधर से आपको इधर जाना है, इधर का भी रास्ता है, इधर से आपको इधर जाना है, इधर का भी रास्ता, इधर भी जा सकते इधर भी जा सकता, मतलब चौराहा रास्ता, चार तरफा रास्ता। जरूरी है क्या कि चार तरफा रहे तभी जंक्शन बोलेंगे? नहीं, जंक्शन ऐसा नहीं है कि चार तरफा रहेगा तभी होगा, दो से ज्यादा रास्ता होता तो उसे हम जंक्शन बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल किसी जगह पे अगर ऐसे निकला हुआ है ना, तो इस पर्टिकुलर जगह को भी हम जंक्शन बोलेंगे। जंक्शन में सिर्फ ऐसा जरूरी नहीं कि चार जगह हो, चौतरफा रास्ता हो तभी बोलते हैं सर। जंक्शन उस जगह को कहते हैं जहाँ से अलग अलग जगह पे रास्ता जा रहा हो, एक रास्ता सीधा चला जाता हो, एक कोई और डिस्ट्रिक्ट में रास्ता चला जाता हो, तो उसको भी हम उस केस में जंक्शन कहेंगे। ठीक है, जैसे कि आप बोकारो जंक्शन, धनबाद जंक्शन, धनबाद जंक्शन जरूरी थोड़ी कि चारों तरफ से ट्रेन आ रहा हो सकता है तीनों तरफ से ट्रेन आ रहा हो सकता है कोई कोई जंक्शन में दो ही तरफ से ट्रेन आ रहा हो, दो अलग अलग डायरेक्शन से अगर ट्रेन आ रहा है, दो अलग अलग रूट से अगर ट्रेन आ रहा है, तो उसे हम जंक्शन कहते हैं, वरना हम लोग उसको स्टेशन लिखते हैं। ठीक है, चलिए जंक्शन के बारे में हमने बताया। तो देखिए जंक्शन जब कहीं होता है तो जंक्शन में तो सपोर्ट करना ही है भाई, जंक्शन का कॉर्नर पे ऐसे ऐसे करके हम जो प्रॉपर लगाना है वो तो लगाना ही, लेकिन जंक्शन के कितना दूरी तक हमको विशेष सपोर्ट लगाना पड़ता है, विशेष सावधानी रखना पड़ता है। ठीक है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट हम लगाते हैं, जंक्शन के पास तो लगाते हैं, लेकिन जंक्शन तो कुछ दूरी तक हमको ज़्यादा सपोर्ट लगाना पड़ता है चारों बाजू, उसको बोलते हैं 15 मीटर। जंक्शन से 15 मीटर के दूरी पे हमको एडिशनल सपोर्ट या एडिशनल टेम्पोररी सपोर्ट या परमानेंट सपोर्ट ऐसा कुछ ना कुछ लगाना पड़ता है। सिर्फ ऐसा नहीं कि खाली यही गोल गोल जगह पे लगा दिए तो हो गया काम, इधर भी लगाना पड़ेगा, इधर भी लगाना पड़ेगा, इधर भी लगाना पड़ेगा, इधर भी लगाना पड़ेगा, चारों बाजू 15 मीटर, चारों बाजू 15 मीटर, जंक्शन से 15 मीटर दूरी तक, याद रखिएगा जंक्शन से 15 मीटर रेडियस में सपोर्ट का खास ध्यान रखना पड़ता है, या सपोर्ट ज़्यादा लगता है, सपोर्ट ज़्यादा जो एच है ना, सपोर्ट ज़्यादा जो एच ज़्यादा लगता है। ठीक, चलिए यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है। अभी क्वेश्चन है सिस्टमैटिक सपोर्ट, सिस्टमैटिक सपोर्ट, सिस्टमैटिक सपोर्ट रूल कौन बनाता है इसके बारे में आपको पता है? सिस्टमैटिक सपोर्ट रूल में एक पॉल कमिटी क्या क्या है, चलो समझा देते हैं। पॉल कमिटी, पॉल कमेटी क्या होता है, कई किताब में पढ़े होंगे तो पॉल कमेटी का जिक्र होगा। पॉल कमेटी कुछ नहीं है यार, रॉक मैकेनिक्स का डिपार्टमेंट है, रॉक मैकेनिक्स का डिपार्टमेंट। रॉक मैकेनिक्स का बढ़िया बढ़िया पढ़ा पढ़ा आदमी लोग उसमें रहता है ना, अच्छा अच्छा इंजीनियर लोग रहता है, कुछ आपका टेक्नीशियन लोग रहता है रॉक मैकेनिक्स का, तो उसी को आप पॉल कमेटी बोलते हैं सिंपल भाषा में। ठीक है, तो ये जो रॉक मैकेनिक्स का डिपार्टमेंट होता है इसको आप बोलते हैं
आपका अगर माइंस नया नया खुला है तो आप माइंस का मैनेजर है तो मैनेजर बोलेगा जाके रॉक मैकेनिक्स वाला को कि हमारा माइंस आइए और आके जांच कीजिए और बताइए कैसा सपोर्ट लगाना है। तो रॉक मैकेनिक्स डिपार्टमेंट वाला जाएगा माइंस में, जांच करेगा अच्छे से, है ना, रॉक कोरिंग वगैरह करेगा, अलग अलग सैंपल लेगा, उसका अलग अलग स्ट्रेंथ का जांच करेगा, टेंसाइल स्ट्रेंथ कितना है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितना है, शियर स्ट्रेंथ कितना है, अलग अलग जांच करने के बाद पता करेगा चट्टान में कॉन्टेक्स्ट क्या है, टेक्सचर क्या है, और उसे पता करने के बाद फिर उसको एक मापदंड बता के बताएगा कि आपको ये सपोर्ट का इस्तेमाल करना चाहिए, इतना इतना दूरी पे करना चाहिए, और मैनेजर उसी हिसाब से सीएमआर को ध्यान में रखते हुए सपोर्ट लगाएगा, सिस्टमेटिक सपोर्ट प्लान बनवाएगा, सिस्टमेटिक सपोर्ट प्लान बनवाएगा, बनवाने के बाद वो डीजीएमएस को भेजेगा, डीजीएमएस उसको अप्रूव्ड करेगा। अप्रूव्ड कौन करेगा भाई? डीजीएमएस करेगा। बनाएगा कौन भाई साहब? तो मैनेजर बनाएगा। किसके सिफारिश से बनाएगा? तो पॉल कमेटी के सिफारिश से बनाएगा या रॉक मैकेनिक्स डिपार्टमेंट के सिफारिश से बनाएगा। तो पूरा हिसाब किताब समझ गए आप। सिफारिश किसका? पॉल कमेटी का। बनाएगा कौन? मैनेजर। अप्रूव कौन करेगा? डीजीएमएस। फॉलो हो नहीं हो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? सुपरवाइजरी स्टाफ। सुपरवाइजरी स्टाफ भी रिस्पॉन्सिबल होता है इंक्लूडिंग मैनेजर। ठीक है, ये आई होप क्लियर हो गया होगा सबको। चलिए आगे बढ़ते हैं। बाकी सब कॉमन चीज़ है, सस्पिशियस जगह पर चिपका दिया जाता है, जो उससे काम का आदमी उसको समझा दिया जाता है ना। चलिए, एक मशीन है, अगर हम कभी भी प्रॉप को या सपोर्ट को खोलना चाहते हैं तो सपोर्ट खोलने के लिए एक मशीन है जिसको कहते हैं सेल्वेस्टर प्रॉप विथड्रॉल मशीन। सेल्वेस्टर प्रॉप विथड्रॉल मशीन, इससे हम लोग प्रॉप को निकालते हैं। इससे हम लोग क्या करेंगे, इसमें दो ठो चेन होता है, इसमें एक ठो होता है एंकर प्रॉप। एंकर प्रॉप क्या चीज़ है समझिएगा। एंकर प्रॉप होता है कि मान लीजिए मशीन को आपको फिक्स करना है और चेन से कुछ इसको कबाड़ना है, तो आप एक ठो पीछे साइड में कड़ा मजबूत जगह देख के वहाँ पे एंकर सपोर्ट लगा देंगे, यानी ज़मीन में गाड़ देंगे लोहा का बड़ा सा पटरी, और उसमें लपेट देंगे तार को ताकि वो खिंचाए नहीं। ये पता नहीं कि प्रॉप के खिंचाव से मेरा मशीन ही खिंचा गया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मशीन फिक्स रहे एक जगह पे, इसलिए इसको हम लोग एंकर प्रॉप रेल का पटरी या कुछ मोटा ऐसा गाड़ के उसमें बांध देते हैं पूरा अच्छे से, ताकि मशीन एक जगह फिक्स रहे। इसको बोलते हैं एंकर प्रॉप। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। एक एक करके हम टॉपिक वाइज जा रहे हैं आपके किताब के थ्रू। आयरन एंड स्टील सपोर्ट। आयरन एंड स्टील सपोर्ट, देखो आयरन एंड स्टील सपोर्ट जो है वो दो टाइप के होते हैं। एक होते हैं रिजिड सपोर्ट, एक होते हैं येल्डिंग सपोर्ट। खुद से पढ़ने जाइएगा, बहुत मगजमारी होगा इसमें, लेकिन हम आपको समझा दें कि मेरे पढ़ाने के बाद अगर आप पढ़ेंगे तो आपको एक थोड़ा सा ही समस्या नहीं होने वाला है, ये हम बताते रहे। ठीक है, चलिए तो हम आपको क्या बता रहे थे, आयरन एंड स्टील सपोर्ट। आयरन माने लोहा, स्टील माने जो लोहा के साथ कुछ कुछ इम्प्योरिटी मिक्स करके उसको और मजबूत और चिकना बनाया जाता है, ताकि इसमें रस्टिंग वस्टिंग थोड़ा कम हो, थोड़ा ज़्यादा मजबूत रहे, ज़्यादा दिन टिके, उसको बोलते हैं स्टील। तो इसी को हम लोग एक ही कैटेगरी में रखते हैं, आयरन एंड स्टील सपोर्ट। ये बेसिकली दो टाइप का होता है। ठीक है, इसको अगर हम प्रॉप का इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर मान लीजिए हम प्रॉप का इस्तेमाल करना चाहते हैं, ठीक है, आयरन एंड स्टील मतलब लोहा का बना हुआ प्रॉप का इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो ये जो प्रॉप है ये दो टाइप का होता है। पहला प्रॉप होता है रिजिड प्रॉप। रिजिड प्रॉप, स्पेलिंग वो कहीं लिखा था सही सही यार मेरे से, आई होप मेरी भावना को समझ रहे होंगे। रिजिड प्रॉप। और दूसरा प्रॉप क्या होता है, दूसरा प्रॉप होता है मेरा येल्डिंग प्रॉप। येल्डिंग प्रॉप। चलिए रिजिड प्रॉप क्या होता है, येल्डिंग प्रॉप क्या होता है, इसको हम समझते हैं सर, समझते हैं। देखिए आयरन एंड स्टील सपोर्ट हम काहे यूज करते हैं, पहले इसको समझिए। लकड़ी वाला में दिक्कत था क्या? हाँ दिक्कत तो था। काहे दिक्कत था भाई? सर लकड़ी वाला जो सपोर्ट था ना, उसको अगर हम निकालने का कोशिश करते थे, तार बांध के खींचते थे, तो लकड़ियाँ टूट जाता था, बहुत सारा लकड़ी सड़ जाता था। और लकड़ी वाला बीमारी भी आप बताए थे कल, कल मैंने आज ही बताए थे, रिकॉर्ड तो आज ही कर रहे हैं। दो ठो बताए थे सर, एक ठो होता है वेट रोट होता है, एक ठो ड्राई रोट होता है, दो ठो बीमारी था रोट रोट। तो बीमारियाँ लग जाता है तो सब लकड़ियाँ बर्बाद हो जाता है, एंड लकड़ियाँ को बहुत ध्यान से रखना पड़ता है। लकड़ी को जब भी आप रखिएगा तो इसको ये नहीं एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर रख देंगे पूरा, अगर ऑक्सीजन नहीं जाएगा ना तो लकड़ी सड़ना शुरू हो जाएगा सर। हर लकड़ी को ऑक्सीजन जाना चाहिए। और ज़मीन के ऊपर रखा जाता है हमेशा लकड़ी को। कुछ ज़मीन के ऊपर में हम रखते हैं टेबल उबल, और उसके ऊपर में हमको लकड़ी रखना पड़ता है, और ऐसा रखना पड़ता है कि सब लकड़ी को यूनिफॉर्मली हवा लगते रहे। हवा लगते रहेगा तो ठीक रहेगा, लगते नहीं रहेगा, हवा कहीं से बंद हो जाएगा तो लकड़ी खराब हो जाएगा, बड़ा समस्या है। प्रॉप वाला बहुत झमेला है। प्रॉप को अगर आपको दे दिया जाए कि हाँ तुम्हारा जिम्मेदारी है कि तुम प्रॉप को सही सलामत रखो, उसको सही जगह पे पहुंचाओ, तो तुरंत उस जिम्मेदारी से मुक्त हो जाओ, तुरंत छोड़ दो नौकरी, दूसरा कुछ पकड़ लो, दूसरा काम पकड़ लो, दूसरा कुछ जिम्मेदारी मांग लो। प्रॉप वाला बहुत झंझट,
खासकर अगर लकड़ी वाला है तो लकड़ी वाला में 50 गो झमेला है सर। लकड़ी वाला में पानी सोख लेता है, लकड़ी माइंस के दरवाजा के पास नहीं रख सकते हैं, डायरेक्ट जमीन में नहीं रख सकते हैं, लकड़ी हैंडल करना है तो ड्राई जगह पे रखना पड़ेगा, ऐसा रखना पड़ेगा कि एक एक लकड़ी को जगह मिलता रहे। आप टेबल मांगिएगा कंपनी में टेबल नहीं देगा आपको, ऐसा खांचा बना के बोलिएगा दीजिए तो नहीं देगा, तो बहुत झमेला है। इसीलिए हम लोग लकड़ी वाला प्रॉप की जगह बोलते हैं यार कि एक तो इतना झमेला करो, उसका प्रॉप लगाने के बाद उसको निकालने का कोशिश करो तो टूट जाता है, फंस जाता है, काम का नहीं रहता है, गल जाता है, सड़ जाता है, बर्बाद हो जाता है। ये तब समस्या से हमको अगर छुटकारा पाना है, खर्चा भी बचाना है, तो हम क्या करेंगे, आयरन एंड स्टील रॉड का इस्तेमाल करेंगे, आयरन एंड स्टील प्रॉप का इस्तेमाल करेंगे। ये भी प्रॉप है सर, ये भी वैसे ही प्रॉप है, कुछ वैसा ही, लेकिन इसको हम बाद में अगर खींचेंगे तो ये एक थोड़ा सा भी टूटेगा नहीं, बेंड नहीं होगा, बचा रहेगा। एक जगह से निकाले दूसरा जगह लगा दिए, फिर वहां से निकाले तीसरा जगह लगा दिए, फिर वहां से निकाले चौथा जगह लगा दिए। इसको हम एक बार घुमाते रहेंगे, एक बार खरीद लेंगे, उसके बाद अलग अलग पैनल से निकाल निकाल के घुमाते रहेंगे। ये पैनल में काम बंद, उसके बाद दूसरा पैनल में लगा दिए, वहां काम बंद, तीसरा में लगा दिए, चौथा में, ऐसे करके घूमते रहेगा पूरा। तो फायदा है, फायदा ही फायदा है। तो ये जो स्टील एंड आयरन प्रॉप है, दो टाइप का होता है, दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा? एक होता है रिजिड प्रॉप, दूसरा होता है येल्डिंग प्रॉप। रिजिड प्रॉप क्या होता है इसको समझते हैं। रिजिड प्रॉप का मतलब समझिएगा, एकदम सिंपल भाषा में, देहाती भाषा में आपको समझा रहे हैं, है ना। चलिए सिंपल भाषा में आपको हम समझा रहे हैं, बहुत ही सिंपल साधारण भाषा में समझा रहे हैं। आई होप आप समझ जाएंगे यार। सच ये है आम जिंदगी, मिनटों जिंदगी। ये क्या है? रिजिड प्रॉप है, रिजिड प्रॉप। तो सर आप जब कभी भी नौवा का दुकान में जाइएगा, यानी बाल कटवाने सैलून में जाइएगा, सस्ता वाला, महंगा वाला नहीं, सस्ता वाला, जो 20-30 रुपया 40 रुपये में काटता है वैसा वाला, उसको बोलिएगा बैठने। आप जब जाइएगा तो कुर्सिया को थोड़ा सा क्या करेगा, ऊंचा करेगा और एक ठो रॉड घुसा देगा पीछे, आपका कुर्सी ऊंचा हो जाएगा। आप बोलिएगा थोड़ा कुर्सी नीचा करो तो रॉड निकालेगा, थोड़ा सा नीचे करेगा फिर रॉड घुसा देगा, उसमें छेद बना हुआ रहता है, ऐसे करके काम करता है। बिल्कुल ऐसा ही रिजिड प्रॉप होता है, ऐसा ही क्या होता है, रिजिड प्रॉप होता है, बिल्कुल ऐसा ही। कैसे? इसमें बहुत सारा छेदा बना रहता है सर, इसमें बहुत सारा छेद रहता है, ठीक है, ऊपर वाला भी में भी छेद रहता है। आप क्या कीजिएगा, जितना में इसको फिक्स रखना है, ये दोनों होलो है एक दूसरे के ऊपर नीचे, अब इसको जितना ऊपर एक्सटेंड करना चाहते हो सकता है, जितना नीचे करना चाहते होता है, डिपेंड करता है अलग अलग कंपनी पे, अलग अलग मॉडिफिकेशन पे। अब अलग अलग कंपनी का अलग अलग हाइट होता है, रटने चाटने कोई जरूरत नहीं है इतना कंपनी का डाटा, आप खाली समझिए काम का चीज, ठीक है। तो अलग अलग कंपनी का अलग अलग होता है मॉडल, उसका अलग अलग हाइट होता है, अलग अलग डायमेंशन, अलग अलग क्षमता होता है। इसमें बहुत सारा छोटा छोटा छेद रहता है, आपको जहां पर रखना है, जितना भी फिक्स करना है, आप दोनों छेद को मिलाएं और यहाँ पे क्या करेंगे, एक तो रॉड जैसा पतला रहता है, हुक जैसा, उसको घुसा दिए। जैसे जिम करने जाते हैं होंगे, तो जिम करने के लिए जो वजन के लिए आपका पतला पतला पट्टा रहता है ना, ऐसे रखा हुआ रहता है पतला पतला वजन, आप उसमें जहाँ पे चाहते हैं जितना वजन पे उतना पेगों में ऐसे घुसा देते हैं। आप गए होंगे तो समझ रहे होंगे मेरी बात, बिल्कुल ऐसे इसमें घुसा देते हैं सर। इसमें ऐसे ही एक तो हैंडल जैसा रहता है बार जैसा, उसको हम लोग घुसा देते हैं उसमें। जितना भी आपको फिक्स करना हाइट पे कर लिए, उसके बाद उसमें घुसा दिए, ये हो गया फिक्स। कल दिन अगर हाइट को और बढ़ाना है तो हमको जरूरत नहीं है दूसरा सपोर्ट लगाने का, हम इसी हाइट को मतलब उसको निकालेंगे, थोड़ा ऊपर करेंगे और फिर घुसा देंगे। इसमें हमको 2-3 ठो हेल्पर का जरूरत पड़ेगा बस, और तो कुछ झमेला नहीं है। निकालना पड़ेगा, अगर मान लीजिए निकल नहीं रहा है, जाम हो गया, तो फिर इसको को खोलेंगे, ये धीरे से नीचे आएगा, उसके बाद फिर हम लोग इसको आराम से रिकवर कर लेंगे। तो बहुत ही सिंपल होता है रिजिड सपोर्ट, बहुत ही साधारण सा सिंपल सा होता है। यही वाला किताब में पढ़ने की कोशिश कीजिएगा तो आपका माथा मारी कर देगा, बहुत समस्या कर देगा, ठीक है। चलिए ओके, तो पहला तो हो गया आपका रिजिड सपोर्ट, जिसको हम लोग, ओके, इसका एक और नाम हम कह सकते हैं एक्सटेंसेबल नॉन रिजिड प्रॉप ऑफ येल्डिंग प्रॉप आज यूज्ड इन अवर कंट्री। ओके, ठीक है ठीक है, चलो इसको हम एक और नाम कह सकते हैं फ्रिक्शनल प्रॉप। फ्रिक्शनल प्रॉप पूरा पूरी हम नहीं कह सकते फ्रिक्शनल प्रॉप है, क्योंकि कुछ फ्रिक्शनल प्रॉप का एकदम हाइट फिक्स रहता है, उसी हाइट का हम लगाते हैं, ठीक है। और कुछ में क्या करते हैं, हम इसको रिजिड बना देते हैं, यानी फ्रिक्शनल प्रॉप की तरह ये काम करता है रिजिड प्रॉप, ठीक है। चलो अब हम लोग आते हैं हाइड्रोलिक प्रॉप। हाइड्रोलिक प्रॉप डाटा तो कुछ नहीं है, एक बार मैं देख लेता हूँ सेटिंग लोड।
कुछ कुछ टर्म है, यील्ड लोड, लोड बियरिंग कैपेसिटी, ठीक है। ओके ओके, चलिए दो चार गो टर्म है जो किताब में लिखा, हम फटाफट समझा देते हैं। सेटिंग लोड का मतलब जब आप लोड को सेट किए, जब आप सपोर्ट को सेट किए, सेट करते साथ ही जितना वजन आने लगा उस पर, उसको बोलते हैं सेटिंग लोड। सेटिंग लोड यानी सेटिंग करते करते, यानी कि उसको लगा रहे हैं, लगाए हैं, जस्ट अभी भी लगाए, फरेश फरेश 1 मिनट हुआ लगाए लगाए, और अभी जितना वजन उस पर पड़ रहा है उसको बोलेंगे सेटिंग लोड। यील्ड लोड का मतलब होता है कि जितना लोड हम उसमें दे सकते हैं, जितना लोड बेसिकली उसको हम दे सकते हैं मैक्सिमम, जिसमें वो टूटे नहीं। जितना लोड हम मैक्सिमम दे सकते हैं जितना में वो टूटे, मैक्सिमम लोड जिसमें वो टूटे नहीं, ठीक है, मतलब टूटे नहीं, ठीक है, टूटे नहीं, चले टूटे नहीं, मैक्सिमम लोड जिसमें टूटे नहीं उसको बोलते हैं यील्डिंग लोड। फिर लोड बियरिंग कैपेसिटी क्या होता है, जितना वो लिखा है, कंपनी दावा करता है कितना, जैसे फॉर एग्जांपल एक ठो लिफ्ट है, लिफ्ट में लिखा रहता है ना 6 से ज़्यादा आदमी नहीं चढ़े, है, 6 से ज़्यादा आदमी चढ़ जाएगा तो टूट जाएगा क्या, नहीं टूटेगा ना, है? क्योंकि उसका कैपेसिटी कुछ और रहता है, उसका यील्डिंग लोड कुछ और होता है, ठीक है, मतलब ऐसा है कि उसमें 12 आदमी चढ़ेगा तब जाके वो रस्सा टूट के हो सकता है नीचे गिरेगा, लेकिन लिख देता है उसमें 6, तो 6 क्या है, कैपेसिटी है, तो वही वाला समझ के चलते हैं आप, लोड बियरिंग कैपेसिटी। यानी कि यील्डिंग लोड कुछ और है, लेकिन हम कंपनी ये बनाते हैं कि ये वाला लोड पे अगर आप उसको चलाइएगा तो बहुत लंबा चलेगा, बहुत अच्छा चलेगा, बहुत लंबा चलेगा, बहुत लंबा टिकेगा, बहुत अच्छा चलेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। इसको बोलते हैं लोड बियरिंग कैपेसिटी। ये होता है लोड बियरिंग कैपेसिटी, जो हर कंपनी दावा करती है कि इसका लोड बियरिंग कैपेसिटी इतना है, 10 टन है, और यील्डिंग लोड का जो कैपेसिटी है ना, यील्डिंग लोड का जो कैपेसिटी है वो 50 टन है। मतलब बनाया है 10 टन के लिए कि आप 10 टन का उपयोग कीजिए, लेकिन 50 टन भी कभी अगर उपयोग कर लिया आप तो वो टूटेगा नहीं, 50 टन के बाद ही वो टूटेगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया सेटिंग लोड, जब आप सेट कर रहे हैं तब जो लोड पड़ा उसको सेटिंग लोड कहते हैं। यील्डिंग लोड मतलब जितना आप उसमें जात दीजिए कि जब तक टूटे नहीं तब तक को बोलेंगे यील्डिंग लोड। मान मान के चलिए कि 50 टन तक डाले, नहीं टूटा, 51 टन में टूट गया, तो 50 टन क्या है, इसका यील्डिंग लोड कैपेसिटी है, ठीक है। इसके बाद है लोड बियरिंग कैपेसिटी। लोड बियरिंग कैपेसिटी का मतलब कंपनी बनाता है कि इतना पे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा उस पर, मतलब 10 टन पे मान लीजिए आपको लिखा है कि 10 टन पे प्रॉब्लम नहीं आएगा, तो 10 टन पे आप कीजिएगा तो स्मूथ रहेगा, लंबा टिकेगा, चलेगा। इसमें आप 50 टन तक ढो सकते हैं, लेकिन वो 10 टन के लिए ज़्यादा सूटेबल रहेगा, ठीक है। चलिए, अर्ली बियरिंग कैप, सॉरी अर्ली बियरिंग प्रॉप। अर्ली बियरिंग प्रॉप बेसिकली क्या है ना, मिनिमम लोड होता है, ठीक है, मिनिमम लोड होता है कि लोड लगाते लगाते जो हम लगा रहे हैं मिनिमम लोड, ठीक है, मिनिमम लोड, इसको हम लोग बोलते हैं अर्लिंग बियरिंग प्रॉप, ठीक है। चलिए ये सब टर्म से आप रूबरू हो गए हैं फटाफट। इसके बाद एक तो पॉइंट है P इज इक्वल्स टू म्यू इंटू क्यू, इसको समझते हैं। मतलब कुल मिलाकर के फोर्स फॉर, ओके जस्ट अ सेकेंड, फोर्स फॉर मूविंग इज इक्वल्स टू कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इनटू नॉर्मल फोर्स। इस कोई काम का नहीं है फिर भी लिख दे रहे हैं, आपका किताब में था तो। फोर्स फॉर मूविंग का मतलब है जितना फोर्स देने पे वो यहाँ से हिलने लगे या दम दबने लगे, ज़्यादा डैमेज, मतलब समझिए कि वो अनस्टेबल हो जाए। वो कैसे पता चलेगा, तो कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है उसका और नॉर्मल फोर्स दोनों को जब इंटू करेंगे, जितना फोर्स नॉर्मली लगना चाहिए उन दोनों को इंटू करेंगे तो पता चल जाएगा फोर्स फॉर मूविंग कितना है, ठीक है। चल, खैर इसका काम का नहीं है आपका। बाकी देखिए अलग अलग मॉडल लिखा है सर, हम मॉडल के बारे में आपको नहीं पढ़ाएंगे कि मीमेक का जो मॉडल है वो कितना हाइट का है, मीमेक मॉडल जो बनाता है उसमें क्या फ़ायदा है क्या घाटा है, कोई मतलब नहीं बनता है इसको पढ़ के, ठीक है। जितना भी फ्रिक्शनल प्रॉप है दुनिया में सबका वही काम है, सेम काम है, बस उसका हाइट अलग है, डायमेंशन अलग है, मोटाई अलग है, चौड़ाई अलग है, कुछ सेफ्टी फीचर ज़्यादा ऐड हो जाता है, किसी में कम रहता है। कोई भी डाटा इसमें आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, किसी किसी माइंड्स में लगा उसका उदाहरण दिया होगा, तो एक तरह से लेआउट हो गया जिसको पढ़ के कोई मतलब नहीं बनता है। हाइड्रोलिक प्रॉप के बारे में बताना था, हाइड्रोलिक प्रॉप। तो सर हमने क्या बताया, आयरन एंड स्टील प्रॉप को दो भाग में बांटा, रिजिड प्रॉप, हाइड्रोलिक प्रॉप। रिजिड प्रॉप को हम फ्रिक्शनल प्रॉप भी कह सकते हैं और उसके बारे में हम आपको बता दिए हैं। अब आते हैं हाइड्रोलिक प्रॉप। हाइड्रोलिक प्रॉप बिल्कुल वैसा ही है, बिल्कुल वैसा ही है, हाइड्रोलिक हॉलो होता है, लेकिन इस हॉलो में कुछ भरा होता है सर। क्या भरा होता है,
हाइड्रोलिक लिक्विड भरा होता है, पूरा का पूरा लिक्विड भरा होता है। अब लिक्विड का यहाँ पे क्या होता है, एडजस्टर होता है, प्रेशर एडजस्टर, ठीक है। इसमें कुछ कुछ आप तेल भी भर सकते हैं, आप लिक्विड भी बीच बीच में भर सकते हैं। जैसे गाड़ी है, गाड़ी में तेल खत्म होता है, तेल भरते हैं ना, मोबिल खत्म होता है, मोबिल भरते हैं ना, बिल्कुल इसमें भी ऐसे ही करके आप तेल भर सकते हैं। एक जगह लगा है, अब इसको बार बार खोल के तो लगा नहीं सकते, इसीलिए इसमें एक तो तेल भरने वाला भी रहता है कि बीच बीच में आप चाहें तो इसमें पाइप डाल के तेल भर सकते हैं, यानी हाइड्रोलिक फ्लूइड भर सकते हैं, ताकि इसका प्रेशर बरकरार रहे। अगर प्रेशर घट गया, बढ़ गया, तेल दब गया, कम हो गया, एक टाइम के बाद खराब भी हो जाता है ना, तो आप उसको निकाल सकते हैं, घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, सब कर सकते हैं। तो ये हाइड्रोलिक मतलब तेल का प्रेशर के कारण चलता है। इसमें एडजस्टर वगैरह होता है, एडजस्टर, जिससे आप एडजस्ट करते हैं, ठीक है। एक तो फ्यूल इंजेक्टर रहता है, फ्यूल इंजेक्टर, जिससे आप तेल भरते हैं, या फिर आप इसको ऑयल इंजेक्टर कह सकते हैं, इसमें आप तेल भरते हैं। तो सब कुछ कुछ इसमें फंक्शन रहता है, बाकी इसमें बहुत सारा पार्ट है, ठीक है। बहुत सारा पार्ट है कि एक पार्ट का मतलब बनता नहीं है, इसमें फिल्टर विल्टर सब लगा रहता है ना। बाकी पंप सक्शन वगैरह सब कुछ रहता है इसमें, ठीक है। चलिए, ऑयल फील्ड सिलेंडर होता है, ओके। इनिशियल स्टेज में कितना ये वजन उठा सकते हैं, 5 से 8 टन। इनिशियल स्टेज में ये 5 से 8 टन का वजन उठा सकता है, लेकिन बाद में जाके ये 40 टन तक का वजन उठा सकता है। तो अच्छा खासा वजन उठा सकता है सर हाइड्रोलिक प्रॉप। हाइड्रोलिक प्रॉप के बारे में ये दोनों पॉइंट को याद रखिएगा, 5 से 8 टन और 40 टन तक उठा सकते हैं। फ्रिक्शनल प्रॉप की अगर मैं बात करूँ, ये बुक में नहीं दिया है, कुछ किताब में दिया हुआ है। फ्रिक्शनल प्रॉप की बात करें तो ये जनरली 3 से 5 टन तक वजन उठाता है स्टार्टिंग में, जब आप सेटिंग करते हैं तो इसको सेटिंग लोड कहेंगे, इसको क्या कहेंगे, सेटिंग लोड कहेंगे, ठीक है। तो इसको भी सेटिंग लोड कहेंगे, सेटिंग लोड। सेटिंग लोड 3 से 5 टन उठाता है फ्रिक्शनल प्रॉप स्टार्टिंग के टाइम। इसके बाद में जाते जाते ये 8 से 10 टन तक वजन उठाता है जनरली, ठीक है। अलग अलग कंपनी का अलग अलग मॉडल है, तो ये एक एवरेज डाटा है, ये एक एवरेज डाटा है ना। मीमेक वाला में थोड़ा ज़्यादा है, 12 टन है। किसी और कंपनी का टाटा वाला जो बनाता है तो हालत ख़राब कर दिया, 15 टन है। तो अलग अलग कैपेसिटी, अलग अलग मॉडल का, अलग अलग कंपनी का। तो आप ये नहीं कह सकते कि एग्जैक्ट कितना टन वजन उठाता है, कि मोटा मोटी हिसाब आप लेके चल सकते हैं कि भैया जो फ्रिक्शनल प्रॉप है 3 से 5 टन जब आप सेटिंग करते हैं उस टाइम वजन उठाता है, और बाद में 8 से 10 टन वजन उठाता है, ठीक है। इसी तरह से जो आपका हाइड्रोलिक प्रॉप है वो 5 से 8 टन सेटिंग टन है, और बाद में वो 40 टन वजन उठाता है। ये एक एवरेज डाटा है, ठीक है, एवरेज डाटा है। अभी जो क्वेश्चन हम लिख रहे हैं वो सब इंपॉर्टेंट है हाइड्रोलिक प्रॉप के लिए, जो जो हम लिखते जा रहे हैं। हाइड्रोलिक प्रॉप, इसमें हमने क्या बताया, हाइड्रोलिक फ्लूइड भरा रहता है, हाइड्रोलिक फ्लूइड भरा रहता है, या बीच बीच में जाके आप उसमें भरते हैं। ये जो हाइड्रोलिक फ्लूइड है, इसका एकदम कंपोजिशन तोता इसे रट जाइए, समझ में नहीं आएगा लेकिन रट जाइए। 5% ऑयल इमल्सन, 95% वाटर, और पीएच वैल्यू कितना है, 5 से 8। 5 से 8 ये वाला पॉइंट को रट लीजिए, एक आध चीज रटना भी पड़ता है। 5% ऑयल इमल्सन, समझिए ग्रीस टाइप का तेल रहता है, वो मिला हुआ रहता है, ऑयल के साथ इमल्सन डाला हुआ रहता है 5%। और 95% वाटर रहता है, पानी भरा रहता है। सुन के अजीब लगेगा लेकिन भाई साहब यही है ना, यही है। और पीएच जो है वो 5 से 8 रहता है इसका पीएच। तो ये वाला याद कर लीजिएगा एकदम। और उसके बाद हमने इसमें क्या बताया था, सेटिंग लोड बताया था। सेटिंग लोड डाटा हम आपको रिवाइज कर रहे हैं फिर से, 5 से 8 टन। और कैपेसिटी कितना बताया था मैंने आपको, सॉरी, ये हमने बताया था 40 टन। तो ये वाला डाटा आप छाट लीजिए, पूरा अच्छे से छाट लीजिए, ठीक। चलिए, देखो हाइड्रोलिक प्रॉप ज़्यादा वजन उठा सकता है, जैसे कि आप देख रहे हैं एग्जाम्पल से, है ना। ये लंबा लंबा लाइफ होता है इसका, लेकिन फ्रिक्शनल प्रॉप हल्का होता है। फ्रिक्शनल प्रॉप उठाने में, हैंडल करने में बहुत आसान होता है, लगाने में भी आसान होता है। जहाँ पे हमको 10 टन का इस्तेमाल करना वहाँ 10 टन वाला करेंगे, जहाँ ज़्यादा करना वहाँ हाइड्रोलिक प्रॉप का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अभी ये जो पॉइंट हम लिख रहे हैं, इस पॉइंट को एकदम रट लीजिए, 2 4 पॉइंट है, ठीक है। इसको एकदम रट लीजिए। ऑन द prop free, on the prop free front, on the prop free front, system of support, on the prop free system of support, cantilever, LEVR lever, bars are used, कैंटिलीवर बार्स आर यूज्ड।
जहाँ पे हम चाहते हैं कि प्रॉप फ्री फ्रंट रहे, यानी कि आपको अगर माइनिंग करना है इस पर्टिकुलर जगह पे, आप नहीं चाहते कि इसमें आप 50 गो प्रॉप लगाए, ऐसा झमेला नहीं चाहते हैं, तो रूफ सपोर्ट जैसे पावर सपोर्ट होता है ना, वैसे ही होता है। आप एक तो कोना में यानी साइड में एक तो रॉड जैसा लगा दीजिए, उसमें एक रूफ जैसा, जैसे हम आपको दिखाना चाहते हैं, साइड व्यू दिखाना है, ऐसा रहता है, और इसके आगे में ऐसे निकला हुआ रहता है बहुत सारा पोर्शन, इसमें बहुत सारा वजन उठा लेता है, ठीक है। इसको बोलते हैं कैंटिलीवर। इसको क्या कहते हैं? कैंटिलीवर। मतलब एक साइड में सपोर्ट, एक साइड नहीं है, एक साइड हुआ वजन उठा ले रहा है, ठीक है। दूसरे साइड में जो हम प्रॉप रखेंगे दीवार का कोना में, वो आपका कुछ ऐसे वजन उठा लेगा, दोनों मिलके पूरा रूफ का वजन उठा लेगा, तो बीच में अच्छा खासा जगह बच जाता है जहाँ से आना जाना कर सकते हैं आप। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कैंटिलीवर। इसको क्या कहते हैं? कैंटिलीवर कहते हैं। एक साइड सपोर्ट नहीं रहता, इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं? कैंटिलीवर। तो बोला गया है कि जब भी आपको फ्रंट फेस फ्री फ्रंट क्या चाहिए होता है, तो उस कंडीशन में कैंटिलीवर का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। इसका लेंथ कितना होता है? लेंथ जो है वो मल्टीपल ऑफ द फेस एडवांस पर कट। जितना कट मान लीजिए कि फेस एडवांस कर रहे हैं 5 मीटर, तो इसका मल्टीपल का मतलब यहाँ पे 2 गुना भी हो सकता है, 3 गुना भी हो सकता है, 4 गुना भी हो सकता है, जो अलग अलग मॉडल पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो मल्टीपल यहाँ पे लिखा है, मल्टीपल ऑफ फेस, यही लाइन आपको रटना है। मल्टीपल द फेस एडवांस्ड बाई पर कट, ठीक है। चलिए, ये वाला पॉइंट आप चाहे तो नोट कर सकते हैं, बाकी हम आगे बढ़ेंगे। समझ में आपको सब आ रहा होगा, आई होप समझ में आपको सब आ रहा होगा, ठीक है। एक और इसमें सिस्टम है, बार स्लाइड भी होता है, ठीक है, जो कि जस्ट कैंटिलीवर टाइप का होता है। ये भी आपका इज यूज्ड इन द प्रॉप फ्री फ्रंट। प्रॉप फ्री फ्रंट में हम लोग बार स्लाइड का भी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। चलिए, अब हम लोग आगे बढ़ते जाते हैं, हमको किताब देखना पड़ रहा है, कोई नहीं। क्वेश्चन आता है, लॉन्ग वॉल सबसे पहले भारत में कौन सा माइंस में अडॉप्ट किया गया था? तो हम 50 बार बता चुके हैं, मुनी डी कोलियरी। मुनी डी कोलियरी में लॉन्गवाल भारत में सबसे पहली बार इस्तेमाल किया गया था। मुनी डी में सबसे पहले लॉन्गवाल इस्तेमाल किया गया, साथ ही साथ पावर सपोर्ट का भी इस्तेमाल किया गया। पावर सपोर्ट क्या होता है? पावर सपोर्ट का कैपेसिटी 300 टन से लेकर के 800 टन तक रहता है। इसका 300 से 800 टन तक कैपेसिटी रहता है। सबसे ज्यादा वजन उठाने वाला एकमात्र साधन होता है पावर सपोर्ट। याद रखिएगा, पावर सपोर्ट लॉन्गवाल में इस्तेमाल करते हैं। ये अलग अलग टाइप का आता है, ये एक आता है 4 लेग वाला, एक आता है 6 लेग वाला, ठीक है। तो अलग अलग टाइप का कैपेसिटी है इसका, ठीक है। चलिए, तो हमने आपको क्या बताया, जब आप लॉन्गवाल माइनिंग करते हैं, तो लॉन्गवाल माइनिंग करते हैं तो आपको बहुत सारा चेन कन्वेयर वगैरह बिछाना पड़ता है। तो इसी चेन के पीछे ही ये खड़ा रहता है। ये क्या करता है? बेसिकली इसमें हाइड्रोलिक फ्लूइड भरा रहता है, पावर सपोर्ट की तरह काम करता है, और ये पूरा का पूरा रूफ को सपोर्ट करता है, पूरा का पूरा रूफ को सपोर्ट करता है। अब क्वेश्चन ये नहीं है सर, क्वेश्चन क्या है समझिएगा मेरी बात को। क्वेश्चन क्या है इसको समझिएगा। अगर बोलेगा कि दो यूनिट के बीच में यानी कि एक सपोर्ट यहाँ लगा है, ठीक है, एक सपोर्ट यहाँ लगा है, ऊपर में रूफ में, दोनों यूनिट के बीच में रूफ में कुछ ना कुछ गैप होता है। वो गैप कितना है? 2 यूनिट के बीच में गैप कितना होता है? 2 यूनिट पावर सपोर्ट के बीच में गैप कितना होता है? बिटवीन 2 यूनिट पावर सपोर्ट गैप इज 7 नहीं, 7 सेंटीमीटर प्लस 15 सेंटीमीटर, ठीक है। 7 से 15 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। 7 से 15 सेंटीमीटर होता है। अब देखो, ये जो पावर सपोर्ट है, इसको ऊपर करने नीचे करने के लिए कुछ ना कुछ तो इस्तेमाल करते हैं। तो एक तो हैंडल का इस्तेमाल किया जाता है, उस हैंडल को कहते हैं डेड मैंस हैंडल। ये कभी कभी पूछता है, लेजिस्लेशन वाला में पूछा है, ऊपर वाला में मतलब फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास में, अभी हो सकता है नीचे भी पूछते। डेड मैंस हैंडल, डेड मैंस हैंडल कहाँ पे उपयोग करते हैं? तो लॉन्ग वाल में उपयोग करते हैं। क्या है एक्चुअली ये सर एक पावर सपोर्ट है। पावर सपोर्ट का क्या पार्ट है? तो सर ये पावर सपोर्ट का हैंडल है, जिससे सपोर्ट को आप ऊपर नीचे करते हैं, यानी कि ऊपर ले जाते हैं, नीचे ले आते हैं। दो पावर सपोर्ट के बीच का गैप कितना होता है? 7 मीटर से 15 मीटर होता है सर। लॉन्ग वाल सपोर्ट में जो पावर सपोर्ट इस्तेमाल करते हैं वो कितना वजन उठाता है? 300 टन से लेकर के
800 टन तक का वजन उठाता है सर। लौंगोवाल में जो सपोर्ट ये वजन उठाता है, क्या इससे ज़्यादा कोई वजन उठाता? नहीं सर। लौंगोवाल माइंस सबसे पहले भारत में कहाँ स्टार्ट हुआ था? लौंगोवाल माइंस सबसे पहले भारत में मोनीडी कोलियरी में स्टार्ट हुआ था। पावर सपोर्ट सबसे पहले कहाँ वर्ष स्टार्ट हुआ था? मोनीडी कोलियरी में पावर सपोर्ट पहली बार भारत में उपयोग किया गया था। ये सक्सेसफुल रहा था, इसके बाद इसको भारत में अलग अलग कोना में ले जाया गया। ठीक है, चलिए यहाँ तक क्लियर, यहाँ तक क्लियर। ओके, आगे बढ़ते हैं। चलिए ओ भाई साहब, सब पॉइंट को एकदम नोट करते जाइएगा जैसे हम बताते जा रहे हैं, है ना। मज़ा आ रहा है यार आप लोगों को पढ़ाने में। ठीक है, ओके, चलिए ठीक है। यहाँ पे और कुछ मिल जाए तो मज़ा आ जाए, और कुछ पॉइंट नहीं मिल रहा है। ठीक है, अब आते हैं स्टील आर्क। स्टील आर्क सपोर्ट, जिससे हम लोग गर्डर सपोर्ट भी कहते हैं। गर्डर सपोर्ट, स्पेलिंग पे मत जाइएगा, गर्डर GIRDR, हाँ गर्डर ही होना चाहिए, है ना। अगर GIR की जगह GAR हो तो फिर माइंड नहीं करना है। गर्डर सपोर्ट क्या होता है समझा देते हैं, भावनाओं को समझो मेरी। देखो कभी भी कोई टनल से पार होगा ना, पुराना पुराना पुल से, तो आप देखोगे कि लोहा का बहुत सारा ऐसा ऐसा रहता है रॉड, बहुत सारा ऐसा लोहा का रॉड रहेगा। ये एक रॉड हो गया लोहा का। इसके बाद थोड़ा सा पीछे जाके देखोगे तो एक ठो और ऐसे रॉड मिलेगा आपको। थोड़ा आगे जाके देखोगे तो ऐसा रॉड मिलेगा। ठीक है, और ये दोनों रॉड के बीच में क्या रहेगा? बहुत सारा ऐसे ऐसे रॉड और जॉइंट किया रहेगा। इसको ऐसे जॉइंट किया रहेगा, बहुत सारा रॉड। और जॉइंट करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, इसके ऊपर में प्लेट या कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बना देते हैं, ताकि पूरी तरह से ये सुरंग बन जाए, पूरी तरह से ये क्या हो जाए, सुरंग बन जाए और मजबूत हो जाए, भर देते हैं पूरा। तो यही वाला तो है गर्डर सपोर्ट, यही वाला तो है गर्डर सपोर्ट। एक पर्टिकुलर गर्डर वाला लोहा का अगर हम बात करें, एक पर्टिकुलर गर्डर को, ये गर्डर होता क्या समझाते हैं आपको। जनरली माइंस में क्या करते हैं, जो रेल का पटरी होता है ना, रेल का पटरी, इस रेल का पटरी को हम ठोकना शुरू करते हैं, गर्म करके ठोकते हैं, इसको एनिलीन कहते हैं। क्या कहते हैं? एनीलीन, एनीलिंग कहते हैं। तो इसको गर्म करके ठोकना पीटना शुरू करते हैं, और पीटते पीटते इसको यू शेप में ले आते हैं। कैसा शेप में ले आते हैं? यू शेप में ले आते हैं। ठीक है, ऐसा यू शेप में ले आते हैं, है ना। आजकल मशीन आ गया है सर मोड़ने ओड़ने वाला, है ना। तो इसी का इस्तेमाल करते हैं, हालांकि एनिलीन में काफ़ी समय लग जाता है, इसीलिए हम मशीन का उपयोग करते हैं। या आजकल मैन्युफैक्चरर से ही डायरेक्ट हम बोलते हैं भैया हमको यू शेप में चाहिए, तो मैन्युफैक्चरर जो टाटा वाटा वाला है, टिस्को फिस्को वाला, वो डायरेक्ट बना के हमको वही वाला देता है। ठीक है, तो ये हम लोग आर्क में बनाते हैं। आर्क में बनाने के बाद इसको हम उपयोग करते हैं। इसका एक आर्क का कैपेसिटी होता है 50 टन। 50 टन, एक आर्क का कैपेसिटी कितना है? 50 टन कैपेसिटी है सर। 50 टन कैपेसिटी, इतना मजबूत होता है, इतना मजबूत होता है। तो जहां कहीं भी हम परमानेंट स्ट्रक्चर बना रहे हैं, परमानेंट स्ट्रक्चर, ठीक है, माइंस का एंट्रेंस है, परमानेंट स्ट्रक्चर है, वहां देखिएगा आप ऐसा लोहा का गटर बना रहेगा। कोई ऐसा जगह हो जिसको आप परमानेंट रखना चाहते हैं, इनटेक रास्ता है कहीं कहीं, तो आप देखेंगे लगा रहेगा। रिटर्न रास्ता, जो मेन रिटर्न रास्ता, उसमें देखेंगे लगा रहेगा। टनल वगैरह बनाएंगे उसमें देखिएगा लगा रहेगा। मेटल माइंस में उपयोग करते हैं बहुत ज़्यादा गर्डर सपोर्ट का, क्योंकि उसमें हमको परमानेंट स्ट्रक्चर बनाना पड़ता है, बहुत बड़ा बड़ा मशीनरी चलता है। तो बेसिकली गर्डर सपोर्ट क्या है? एक परमानेंट सपोर्ट है, जो 50 टन एक पर्टिकुलर वाला कैपेसिटी वजन उठाता है, और ऐसे कर करके आगे पीछे लगा के जब प्लेट जोड़ देते हैं तो अच्छा खासा वजन उठाता है। अब यहाँ लिखते हैं, सॉरी, यहाँ लिखते हैं वजन उठाता है। टेंटेटिव, याद रखिएगा ये टेंटेटिव डाटा है, एग्जैक्ट डाटा आप किसी का नहीं कह सकते, है ना। ये मैक्सिमम बियरिंग कैपेसिटी है। सबसे पहले आते हैं प्रॉप पे। प्रॉप वजन उठाता है 8 टन का। ठीक है, इसके बाद आते हैं फ्रिक्शन प्रॉप पे। फ्रिक्शन प्रॉप वजन उठाता है 10 से 12 टन तक का। ठीक है, अलग अलग कंपनी, जैसे मैंने 10 टन तक बताया था आपको, 10 से 12 टन का। ठीक, इसके बाद आते हैं कॉग का। कॉग भी वजन उठाता है लगभग 10 से 12 टन का। अगर हम सफारी सपोर्ट का बात करें, सफारी सपोर्ट का, तो सफारी सपोर्ट भी वजन उठाता है लगभग 5 से 8 टन का। ठीक, अगर हम क्रॉस बार का बात करें, क्रॉस बार तो सफारी हो जाएगा। बार का बात करें, चलो हटाओ उसको हटाओ, और क्रॉग ये हो गया, चुआ चलो ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके, ये हो गया। चौक का बात करें, चौक का, चौक तो वजन उठाता है 8 से 10 टन का। ठीक है, ये टेंटेटिव, अलग अलग किताब में अलग अलग डाटा है, तो डाटा मिसमैच हो सकता है, तो हम एक टेंटेटिव आपको बता रहे हैं। ठीक है, फ्रिक्शनल सपोर्ट हो गया। हाइड्रोलिक सपोर्ट, हाइड्रोलिक सपोर्ट, हाइड्रोलिक सपोर्ट वजन उठाता है 40 टन तक का।
इसके बाद देखो टी का मतलब भी टन होता है, टीएन का मतलब भी टन होता है ना, दिमाग नहीं लगाना ज़्यादा। चलिए, तो प्रॉप हो गया, फ्रिक्शनल, कॉग, सफारी, चौक, हाइड्रोलिक। इसके बाद आपका फ्रिक्शनल सपोर्ट तो लिख ही दिए हैं, हाइड्रोलिक भी लिख ही दिए हैं। उसके बाद आपका हो जाएगा लॉन्ग वाल वाला पावर सपोर्ट। पावर सपोर्ट, पावर सपोर्ट कितना वजन उठाता है सर? 300 से लेकर के 800 टन तक का। और एक आता है गर्डर, गर्डर कितना वजन उठाता है? 50 टन तक का। अब एक बार देखिए डाटा को, अब एक बार डाटा को देखिए और समझने की कोशिश कीजिए हम क्या समझाना चाहते हैं। सबसे जल्दी कौन सा लगता है? तो प्रॉप लगता है, सफारी सपोर्ट लगता है, ठीक है, ये सब सबसे जल्दी लगता है, चौक सपोर्ट लगता है, और यही सब सबसे कम वजन उठाता है। स्टार्टिंग में हमको कम ही वजन उठाने का जरूरत पड़ता है, स्टार्टिंग में हम प्रॉप लगा दिए, उसके बाद उसके बगल में हम कुछ भी लगा सकते हैं, समय लगेगा, धीरे धीरे हम आराम से लगा सकते हैं। स्टार्टिंग में प्रॉप लगा दिए, काम हो गया मेरा, ठीक है। चौक सपोर्ट, सफारी सपोर्ट, प्रॉप सपोर्ट, ये देखिए 5 से टन, 8 टन, 10 टन तक जा रहा है। इसके बाद कॉक सपोर्ट की बात करें तो ये भी 8 से 10 से 12 टन जा रहा है। फ्रिक्शन सपोर्ट भी 10 से 12 टन जा रहा है। हाइड्रोलिक सपोर्ट की बात करें, देखिए 40 टन जा रहा है, 40 टन वजन जा रहा है। इसके बाद गर्डर सपोर्ट 50 टन जा रहा है। पावर सपोर्ट 300 से 800 टन जा रहा है, ठीक है, 300 से 800 टन बेसिकली ये जा रहा है ना। चलिए, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आते हैं हम लोग रूफ बोल्टिंग। अगेन देखिए, रूफ बोल्टिंग अलग अलग कंपनी का अलग अलग डाटा है, कुछ डाटा जो हम लोग विशेष है उसको याद करेंगे, बाकी डाटा को याद करने का कोई विशेष आवश्यकता नहीं है। तो देखो, रूफ बोल्टिंग जो है वो 3 सिद्धांत पे काम करता है। पहला सिद्धांत हम लोग कहते हैं बीम थ्योरी, दूसरा कहते हैं सस्पेंशन थ्योरी, और तीसरा कहते हैं की थ्योरी, की थ्योरी, ठीक है। यही 3 सिद्धांत पे ये बेसिकली जो आपका रूप सपोर्ट है, बीम थ्योरी, क्यू की थ्योरी, सस्पेंशन थ्योरी, इस पे काम करता है। बीम थ्योरी क्या कहना चाहता है? कहना चाहता है कि बहुत सारा अलग अलग लेयर है, आप जब इसमें बड़ा सा होल करके आप रोग मतलब रूप बोल्ट कर दिए, तो ये जितना भी चट्टान है ना, ये चट्टान पूरा एक सॉलिड हो गया। अब ये पूरा बीम की तरह काम करेगा, मतलब एक चट्टान की तरह काम करेगा, मैसिव चट्टान की तरह काम करेगा। इसको बोलते हैं बीम थ्योरी, ठीक है। और यही बीम थ्योरी के कारण कभी भी रूफ फॉल जब गिरता है तो इंडिकेशन नहीं देता, इंडिकेशन नहीं देता सर, इंडिकेशन नहीं देता। ये कौन सा थ्योरी पता चलता है? बीम थ्योरी से पता चलता है कि कभी भी रूफ फॉल जब होता है रूफ बोल्ट में, तो इंडिकेशन नहीं देता है, ठीक है। तो एक तो हो गया बीम थ्योरी जो पूरा बीम की तरह काम करता है, इसको बोलते हैं बीम थ्योरी। सेकेंड थ्योरी क्या है? सेकेंड थ्योरी है सस्पेंशन थ्योरी। सस्पेंशन थ्योरी का क्या मतलब है? सस्पेंशन थ्योरी समझिए कि ऊपर वाला जो लाल लाल वाला है वो मजबूत है और जो ब्लू ब्लू वाला है वो कमजोर है। तो हम अगर एक और रूफ ड्रॉल रॉक ऐसे हम रूफ बोल्ट डाल देंगे और ड्रिल करके, तो अब क्या होगा? जो मजबूत वाला है, ये क्या है? मजबूत वाला है। मजबूत वाला में जो कमजोर वाला है वो टंगा जाएगा, कमजोर वाला क्या होगा? टंगा जाएगा। तो ये कमजोर वाला चट्टान भी अब नीचे नहीं गिरेगा, काहे कि मजबूत वाला इसको पकड़ के रखा है। इसको बोलेंगे सस्पेंशन। सस्पेंशन का मतलब होता है लटक जाना, यानी जो कमजोर वाला है मजबूत वाला पकड़ के लटक जाएगा, इसीलिए इसको सस्पेंशन थ्योरी कहते हैं। अब एक टर्म होता है की थ्योरी। की थ्योरी क्या है इसको भी समझते हैं। की थ्योरी कहता है कि मान लीजिए आपका जो डाटा है एकदम फटा फूटा 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 टूटा फूटा डाटा है, एकदम कमजोर है, 50 जगह दरार है। तो आप क्या कीजिएगा? आप अगर रूप बोल्ट करके इसको टाइट कर देते हैं, तो जितना दरार है, ये दरार सेंटर की अलोंग फोर्स लगाएगा और ये पूरी तरह से पैक हो जाएगा। इसको बोलते हैं की थ्योरी, मतलब एक चाबी से बांध दिए हैं सबको, पूरा जो छोटा छोटा दरार था इसको क्या किए? पूरा कटकटा के बांध दिए हैं जोर से। तो ये आ जाएगा आपका की थ्योरी। तो रूप बोल्ट जो है वो आपका 3 सिद्धांत पे काम करता है। बीम थ्योरी, की थ्योरी, की कभी-कभी इसको की स्टोन थ्योरी भी कहते हैं, और सस्पेंशन थ्योरी, ठीक है। ये 3 सिद्धांत पे ये काम करता है, ठीक। जिसमें बीम थ्योरी इज वाइडली एक्सेप्टेड, बीम थ्योरी इज वाइडली एक्सेप्टेड, क्योंकि इसका रिजल्ट देखा गया ना, अचानक से रूप कभी भी गिर सकता है, मैसिव रूप कभी भी इंडिकेशन नहीं देता, बस वही वाला केस है, ठीक, वही वाला केस। अभी देखिए जो रूप बोल्ट होता है इसका 2 टाइप्स होता है। देयर आर 2 प्रकार ऑफ रूप बोल्ट, ठीक है। देयर आर 2 प्रकार ऑफ रूप बोल्ट। कौन सा है भाई? पहला वाला को हम बोलते हैं स्लॉट एंड वेज बोल्ट। पहला वाला को हम लोग क्या बोलते हैं? स्लॉट एंड वेज बोल्ट। दूसरा वाला को बोलते हैं
एक्सपेंशन सेल टाइप, सॉरी SHELL है ना, सेल टाइप बोल्ट, इसमें एल तो लिखा है नहीं, बोल्ट। तो ये जो ब्रू बोल्ट है वो क्या होता है आप समझ गए, एक रॉड होता है, रोड को आप दीवार में घुसा देते हैं सीमेंट का कैप्सूल में, घुसाने के बाद सीमेंट का कैप्सूल से रोड है पूरा जाम हो जाता है ना। उसमें 3 सिद्धांत बताएं आपको। 2 प्रकार का रू बोल्ट होता है सर, एक होता है स्लॉट एंड वेज टाइप का रू बोल्ट, दूसरा होता है एक्सपेंशन टाइप का रू बोल्ट। स्लॉट एंड वेज टाइप का क्या है और एक्सपेंशन टाइप का क्या है, इसको समझाने से पहले दोनों के बारे में हल्का हल्का आइडिया ले लीजिए, मजा आ जाएगा आपको। सबसे पहले स्लॉट एंड वेज टाइप की बात करते हैं। अब क्या किए, मान के चलिए एक तो रूफ बोल्ट यहाँ पे हम ऐसे घुसा दिए, घुसाने के बाद इसका जो लेंथ है वो 1.2 मीटर है, मान के चलिए जान अंदाजा 1.2 मीटर इसका लेंथ है स्लॉट एंड वेज का। तो आज से 10 साल के बाद आके हम फिर से इसको तोड़ के देखें तो इसका जो लेंथ है वो इतना ही था 1.2 मीटर। ये फैला नहीं सर, ये फैला नहीं, और ना हम इसको लंबा कर सकते हैं। अगर हमको और लंबा चाहिए होगा ना तो इसी के बगल में हमको फिर से एक लंबा वाला ड्रिल करना पड़ेगा, लेकिन ये वाला मेरा कोई काम का नहीं रहेगा। तो इसको बोलते हैं स्लॉट एंड वेज टाइप का, यानी कि इसमें स्लॉट है वेज मतलब कुल मिला करके इसको हम एक्सटेंड नहीं कर सकते। एक्सपेंशन टाइप क्या होता है इसको भी समझिएगा, एक्सपेंशन टाइप क्या होता है इसको भी हम थोड़ा समझिएगा। तो एक्सपेंशन टाइप है शुरू का कुछ हिस्सा जो है वो कुछ ऐसा एक दूसरे के अंदर बाहर है ना, इसके बाद यहाँ पे रूफ बोल्ट और बाकी आपका रूफ का लेयर। मान के चलिए कि ये जो लंबाई है ये लंबाई है 1.2 मीटर। अब आप चाहते हैं कि ऊपर में कुछ ना कुछ ऐसा स्टार्टा, आपको पता चला कि ऊपर का रास्टाटा जो है वो थोड़ा सा कमजोर हो गया है। आप चाहते हैं कि रूफ बोल्ट को हम कुछ ऐसा करें बाहर से कि ये पूरा अंदर तक चला जाए, तो बिल्कुल चला जाएगा सर। इसमें एक्सटेंशन वाला सेल होता है, इसमें क्या होता है एक्सटेंशन वाला सेल होता है, यानी खांचा बना रहता है, खांचा। उसी खांचा में कैद रहता है, मतलब एक तरह से हॉलो सिलेंडर जैसा रहता है अंदर से। आप अगर रॉड को घुमाइएगा तो ये सिलेंडर अंदर लंबा होते जाएगा, लंबा होते जाएगा, लंबा होते जाएगा, लंबा होते जाएगा। इसका एक स्पेशल डायमेंशन होता है, उससे ज़्यादा लंबा नहीं हो सकता है। ऐसे करते हुए ये ऊपर वाला जो ढांचा है, ऊपर वाला जो कच्चा चट्टान है, यहाँ तक जा सकता है। इसीलिए इसका नाम दिया है एक्सपेंशन। एक्सपेंशन का मतलब ये एक्सपेंड कर सकता है, इसीलिए इसका नाम है एक्सपेंशन सेल टाइप बोल्ट। तो हमने आपको बताया कि रूफ बोल्ट 2 प्रकार का होता है, स्लॉट एंड वेज और एक्सपेंशन सेल टाइप। ठीक, यहाँ तक क्लियर? इसको याद कर लीजिए, चाट लीजिए, रट लीजिए, ठीक है। अभी एक क्वेश्चन है, ये है रूफ बोल्ट, ये क्या है होल किया हुआ है, सॉरी ये क्या हुआ है, ये है होल। किसके लिए होल किए हैं हम, ड्रिलिंग किए हैं, किसके लिए किए हैं सर, ये रूफ बोल्ट के लिए किए हैं, रूफ बोल्ट के लिए, ठीक है। और ये रूफ बोल्ट के लिए किए हैं, ठीक है। अब इसमें हम रूफ बोल्ट डाल रहे हैं, रूफ बोल्ट डाल रहे हैं। तो रूफ बोल्ट हम जो डाल रहे हैं, रूफ बोल्ट का कुछ डाया होगा, रूफ बोल्ट का क्या होगा, कुछ डायमीटर होगा। तो रूफ बोल्ट का डायमीटर से कितना ज़्यादा होना चाहिए, यानी कुल मिला करके इन दोनों का गैप कितना होना चाहिए, रूफ बोल्ट से जो आपका होल का डाया है उसके बीच में कितना डाया होना चाहिए, ठीक है। ओके, तो ये होना चाहिए 3 से 4 mm, याद रखिएगा 3 से 4 mm। कहना क्या चाह रहे हैं, आप रूफ बोल्ट डालेंगे, पूरा पूरा रूफ बोल्ट है, पूरा पूरा क्या है रूफ बोल्ट, इसके बीच में कुछ तो गैप है ना, ये गैप कितना है, होल के बीच में रूफ बोल्ट के बीच में थोड़ा सा गैप हो, गैप कितना होना चाहिए 304 mm। गैप क्यों रखते हैं सर, सीमेंट उमेंट डालने के बाद जो गैप बचता है, थोड़ा सा गैप हम इसलिए रखते हैं ताकि वो थोड़ा सा हवा उसमें रहे और पैक होने में उसको आसानी हो, धीरे धीरे वो पैक हो, पूरा जाम हो जाएगा तो पैक होने की जगह नहीं बचेगा, दीवार फाड़ने लगेगा फिर, इसीलिए हमको उसको होल रखना पड़ता है, ठीक है, होल रखना पड़ता है ना। चलिए, ओके ओके। बाकी इसमें एक्सपेंशन टाइप हम आपको बता दिए हैं, ड्रिल करते हैं, प्लास्टर बोल्ट, ये सब कॉमन चीज़ है। बीम थ्योरी सब बता चुके हैं, वाइडली एक्सेप्टेड बीम थ्योरी भी बता चुके हैं। सिंपल मैकेनाइजेशन है, बस उसका फ़ायदा बताया रूफ बोल्ट का। रूफ बोल्ट का फ़ायदा बहुत सारा है यार, कि नीचे आप मशीन चला सकते हैं, जगह बचता है ना, आपका समय कम लगता है, क्लियरेंस ज़्यादा मिलता है, रूफ सपोर्ट ज़्यादा चेस्ट टाइट रहता है, सपोर्ट वपोर्ट जो प्रॉप लगाते हैं उससे ज़्यादा बेहतर है, खर्चा कम होता है, लोहा का है तो कम खर्च पैसा लगता है लकड़ी उकड़ी की तुलना में, है ना। मशीन का वाइब्रेशन से गिरता नहीं है जल्दी, ये सब कुछ फ़ायदा है। घाटा क्या है, कोई इंडिकेशन नहीं देता है, कभी भी गिर जाता है ना। हर माइंस में हम इसको अप्लाई नहीं कर सकते, अगर रूफ बहुत ज़्यादा ख़राब है तो हम इसका कंडीशन इस जगह पे अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो रूफ बोल्ट जैसे आपने सुना, रूफ बोल्ट
इसी तरह से एक टर्म है फ्लोर बोल्टिंग, फ्लोर बोल्टिंग। अब ये फ्लोर बोल्टिंग क्या होता है इसको समझिए। तो सर इसको समझने से पहले हम आपको पुराना दुनिया में ले चलना चाहते हैं। आज से कुछ क्लास पहले हम एक क्लास करवाए थे आपको। क्या क्लास करवाए थे? उस क्लास में हमने बोला था कि जब थिक सिम का आप माइनिंग कर रहे होते हैं, किसका माइनिंग कर रहे होते हैं? थिक सिम का अगर आप माइनिंग कर रहे होते हैं तो आप क्या करते हैं, पतला पतला उसको ऐसे लेयर में डिवाइड कर देते हैं कि ये है फर्स्ट स्लाइस, ये है सेकंड स्लाइस, ये है थर्ड स्लाइस, ऐसे करके काम करते हैं। तो हो गया, नीचे से ऊपर जाते हैं, स्टोइंग करते हुए जा रहे हैं। अगर ऊपर से नीचे आ रहा है फर्स्ट सेकंड थर्ड, और बीच में अगर आपको सब लेवल केविंग छोड़ना है, सब लेवल केविंग छोड़ना है, तो उस कंडीशन में आप ऊपर से इसको बोल्टिंग कर देते हैं ताकि ज़्यादा मजबूत रहे। ऊपर से आप क्या करते हैं, बोल्टिंग कर देते हैं। या कुल मिलाकर के ऐसे बात करेंगे कि अलग अलग लेयर पे अगर काम हो रहा है और ये बीच में एक पिलर है, तो हम क्या करेंगे, इसमें बोल्टिंग करके इसको मजबूत कर देंगे। इसमें क्या करेंगे, बोल्टिंग कर देंगे। मतलब आप यहीं पे खड़ा है और फ्लोर में बोल्ट कर रहे हैं, इसी को बोलते हैं फ्लोर बोल्टिंग। इसको क्या बोलते हैं, फ्लोर बोल्टिंग बोलते हैं। यानी ज़मीन में करते हैं। वो कब होता है, जब इसके नीचे जो आपका पार्टीशन है, इसके नीचे काम हो रहा हो, यहाँ पे काम हो रहा हो या होने वाला हो, तभी हम बोल्टिंग करते हैं ना। तो कोई आवश्यकता नहीं, बिना मतलब का काहे सीमेंट और इसे बर्बाद कीजिएगा, कोई मतलब आवश्यकता नहीं। ठीक है, चलिए। अभी देखिए हमने जो आपको बताया उसमें बोला कुछ रूप बोल्ट जो है वो अवेलेबल यहाँ पे। चलिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन आ गया, बहुत अच्छा क्वेश्चन आ गया, बहुत अच्छा क्वेश्चन आ गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज, नहीं नहीं, इज नहीं, इज नहीं, इज नहीं, रिकवरेबल, नहीं नहीं, इसको भी नहीं बोलेंगे। कैन रिकवरेबल, रिकवरेबल ठीक रहेगा। कैन रिकवरेबल ऑप्शन दे रहे हैं। स्लॉट एंड वेज टाइप, दूसरा था आपका एक्सपेंशन टाइप ना, एक्सपेंशन सेल बोल्ट टाइप। ठीक है, एक्सपेंशन पेंशन सेल बोल्ट टाइप। तीसरा ऑप्शन है बोथ, चौथा ऑप्शन है नन। ये सब क्वेश्चन में कभी कभी आपको लगेगा तो नोट कर सकते हैं आपका अपना तैयारी के लिए। इनमें से कौन सा है जिसको रिकवर किया जा सकता है, जिसको रिकवर किया जा सकता है बताइएगा। इसमें से कौन सा है जिसको आप रिकवर कर सकते हैं बाद में चाहेंगे तो स्लॉट एंड वेस्ट टाइप को हम कभी भी रिकवर नहीं कर सकते। जो हम लोग जनरली उपयोग करते हैं माइंस में, स्लॉट एंड वेस्ट टाइप, इसका हम लोग जनरली कभी रिकवर नहीं कर सकते। हम एक्सपेंशन सेल टाइप को रिकवर कर सकते हैं। ठीक है, एक्सपेंशन सेल टाइप को हम रिकवर कर सकते हैं, दोनों को रिकवर नहीं कर सकते। तो ये आपका एक्सपेंशन सेल टाइप इसका आंसर हो जाएगा। चलिए, कहीं देखे तो दिमाग में आ गया क्वेश्चन, कहीं बनाया तो कोई किताब में, है ना। तो यही है रूप बोल्ट का पूरा हिसाब किताब। बाकी इसका डायमेंशन देखिए, हम आपको कहना चाहेंगे, सजेशन देंगे कि एलसी काकू में जो आपका सपोर्ट वाला चैप्टर है उसमें रूप बोल्टिंग का डायमेंशन दिया है, उसको आप पढ़ लीजिएगा। रूप बोल्टिंग वाला पोर्शन को इसमें नहीं दिया है डीजी देशमुख में। ठीक है, थोड़ा सा डाटा है, थोड़ा बहुत देख लीजिएगा, बाकी उसमें आपको डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। अब आते हैं रूप स्टिचिंग। रूप स्टिचिंग क्या है सर? रूप स्टिचिंग समझते हैं, बड़ा मजेदार चीज है, बड़ा मजेदार चीज, समझिएगा ऐसा। जब आपको रूप स्टिचिंग करना पड़ता है तो पहले समझिए करना क्यों पड़ता है भाई। जहाँ पे आप रूफ बोल्ट नहीं कर सकते हैं, रूफ बोल्ट करेंगे अचानक से गिर जाएगा, कमजोर स्टार्टा है, बहुत ज़्यादा कमजोर स्टार्टा, आप रूफ बोल्ट कर रहे हैं, करते करते रूफ गिर गया तो दिक्कत है ना। तो उस जगह पे आप रूप स्टिचिंग कर सकते हैं। तो रूप स्टिचिंग कहाँ करते हैं? कमजोर चाल में करते हैं, और सेल वाला चट्टान को बांधने के लिए करते हैं। सेल वाला चट्टान जो होता है काफ़ी कमजोर होता है। अगर मान लीजिए 0.6 मीटर का पार्टीशन आप नहीं छोड़ पा रहे हैं किसी कारण से, तो उस कंडीशन में आपको रूफ बोल्टिंग करना पड़ेगा। तो रूफ बोल्टिंग, रूफ स्टिचिंग करना पड़ेगा, मतलब छत को बांध देंगे। कैसे बांधेंगे समझ में नहीं आता यार। आदमी सोचता है कि जो रूफ है उसको हम कैसे बांध सकते हैं, तो बिल्कुल बांध सकते हैं सर, तरीका है कैसे है समझते हैं। सबसे पहले तो आप पता करेंगे पुराना हॉलेज का रस्सा बचा है क्या आपका माइंस में। पुराना हॉलेज का रस्सा, पुराना वाला अगर है तो बहुत बढ़िया है, और अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, नया खरीदेंगे फिर। पुराना होल का रस्सा भी कितना वाला, 1.8 सेंटीमीटर से लेकर के 2.2 सेंटीमीटर वाला, यानी 18 mm से लेकर के 22 mm वाला जो रस्सा है उसको खोज के निकालेंगे। और नहीं है तो कहीं से पुराना मांग लेंगे, खर्चा नहीं होगा। अब पुराना रस्सा आप ले आए, ठीक है, पुराना रस्सा आप ले आए। अब हम बना रहे हैं यहाँ पे रूप का डायमेंशन। मान के चलिए रूप का जो चौड़ाई है वो 4.8 मीटर है।
मतलब ये जो साइड का चौड़ाई है 4.8 मीटर है। ये आपका फ्लोर है और ये आपका ऊपर में रूफ है। ठीक है, अब आपको इस पर्टिकुलर जगह पे रूफ स्टिचिंग करना है, ऐसा आपने डिसाइड किया है, क्योंकि जो रूफ का चट्टान है कमजोर है या सेल वाला चट्टान है, आप ऐसा देख लिए। अब आप रूफ स्टिचिंग करना चाह रहे हैं, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, समझिएगा मेरी बातों को। दोनों का दोनों कोना में, इधर भी इधर भी, दोनों का दोनों कोना में आप क्या करेंगे, 1.5 मीटर 1.5 मीटर 45 डिग्री में, कितना डिग्री में, 45 डिग्री में आप एंगल में होल ड्रिल करेंगे। 1.5 मीटर इधर भी होल ड्रिल करेंगे, 1.5 मीटर इधर भी होल ड्रिल करेंगे। दोनों का दोनों कोना में आप क्या करेंगे, होल ड्रिल करेंगे। ठीक है, होल ड्रिल करेंगे दोनों का दोनों कोना में। ठीक, इसके बाद रूफ का चौड़ाई जितना भी हो उस हिसाब से, अगर बहुत ज़्यादा कमजोर है तो दूर दूर में आपको ऐसे ऐसे स्ट्रेट यानी 90 डिग्री में होल ड्रिल करना होगा। ये भी आप कितना कर रहे हैं, 1.5 मीटर हाइट का, है ना। थोड़ा सा ऊपर का एक चीज़ मिटा रहे हैं रूप स्टिचिंग लिखा हुआ टॉपिक को, ताकि आपको अच्छे समझ में आए, है ना। डाटा पे जो लिखा है 1.5 मीटर इसका भी, 1.5 मीटर इसका भी, 1.5 मीटर इसका भी। किताब में लिखा है 1.4 मीटर से लेकर के 1.5 मीटर, लेकिन 1.5 मीटर ही करते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए अभी क्या है, होल तो आप ड्रिल कर दिए, अब क्या करेंगे सर, अब आपको करना क्या है, जो रस्सा आप लिए थे वो रस्सा आपको नापना है। कितना नापना है समझिएगा, अगर मान लीजिए 4.8 मीटर चौड़ाई है तो रस्सा का लंबाई कितना होना चाहिए, कैसे पता चलेगा। तो रस्सा का डायमीटर कितना था सर, पहले रस्सा का डायमीटर समझिए। रस्सा का डायमीटर हमने आपको बताया अभी थोड़ा देर पहले। मन में बताइए कितना होगा, रस्सा का डायमीटर कितना होगा, मन में बताइए। 18 mm से लेकर के 22 mm तक होगा। ठीक है, 12 लिख रहे हैं, 22 mm तक होगा। रस्सा का लंबाई कैसे पता चलेगा, तो ये जो डेप्थ यानी चौड़ाई है, यानी विड्थ ऑफ गैलरी प्लस 1.5 मीटर इधर किए, 1.5 मीटर इधर किए, तो हो जाएगा 1.5 मीटर प्लस 1.5 मीटर। अब आप हमको बताइए रस्सा का लंबाई यहाँ कितना होगा, बताइएगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके, रस्सा का लंबाई यहाँ पे कितना होगा, कितना होगा बताइएगा। तो चलो जोड़ते हैं, 4.8 मीटर प्लस 1.5 मीटर प्लस 1.5 मीटर, तो इधर हो जाएगा 3, इधर हो जाएगा 4, 4 3 7, 7.8 मीटर टोटल रस्सा का लंबाई हो जाएगा। तो अभी तक आपने क्या किया, हम फिर से आपको याद दिलाते हैं। सबसे पहले तो आपको पता चला जो ऊपर का चट्टान है वो है कमजोर चट्टान या फिर सेल वाला चट्टान। इस जगह पे आपने डिसाइड किया कि आप करेंगे, क्या करेंगे, रूप स्टिचिंग। रूप स्टिचिंग करने के लिए आपको एक रस्सा का जरूरत था, जो कॉलेज का पुराना रस्सा था। रस्सा का डायमीटर कितना होना चाहिए था, 18 से 22 mm। आप वो रस्सा लिए, अब लेंथ कितना लेना है आपको कैसे पता चलेगा, तो आप चौड़ाई जो गैलरी का था वो लिखें, प्लस 1.5 मीटर, 1.5 मीटर का 2 होल किए, 1.5 मीटर यहाँ पे, 1.5 मीटर यहाँ पे कोना पे, तो वो लिखें, तो बन गया 7.8 मीटर। ठीक है, अब आप 7.8 मीटर का रस्सा काटे और ले लिए। अब रस्सा ले लिया आप, चलिए अब रस्सा ले लिया, अब रस्सा पे आते हैं, अब रस्सा पे आते हैं। ठीक है, थोड़ा सा इसको मिटा लेते हैं। अब रसवा को क्या करना है, रस्सा कलर बदल देते हैं तो भुला जाइएगा। अब रस्सा को हम क्या करेंगे, एगो वाला में कोना में ऐसे घुसाएंगे, और घुसा के ऐसे पूरा रस्सा को हम एगो कोना में ऐसे घुसा देंगे, पूरा घुसा दिए हैं। अभी रस्सा को क्या करेंगे, रस्सा को हम खींचते 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 पूरा टाइट करते हुए एकदम रूप से सटा के हम दूसरा वाला होल में भी ऐसे डालेंगे। अब जब हम रस्सा को डालेंगे, रस्सा को डालने से पहले रस्सा को हम सीमेंट का एक कैप्सूल में डाल चुके होंगे। ये जो ब्लू वाला आपको दिख रहा है साइड साइड में, एक कैप्सूल है। इसके बाद इधर भी क्या करेंगे, रस्सा को हम कैप्सूल में डालेंगे। कैप्सूल में डाल के डाल दिए, मतलब सीमेंट के साथ रस्सा इधर भी डाले इधर भी डाले। अभी सीमेंट के साथ डाले हैं गीला करके, मतलब सीमेंट को, अभी सी बात है, पहले सीमेंट को आपको बता देते हैं। सीमेंट का जो कैप्सूल होता है उसको पहले कुछ जगह पे छेद करते हैं, फिर पानी में डुबा के रखते हैं, पूरा बुलबुला फेंकता है, बुड़ुक 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 करता है। थोड़ा देर बाद उसको छोड़ दीजिएगा तो बुलबुला निकलना बंद हो जाता है, हम समझ जाते हैं कि सीमेंट में पानी अच्छे से घुस चुका है, पानी अच्छे से मिक्स हो चुका है। उसके बाद उसी सीमेंट का जो कैप्सूल है इसमें फाड़ के हम रस्सा को घुसाते हैं किसी तरह, और यही वाला रस्सा को यहाँ घुसाते हैं रॉड की मदद से, इसको भी यहाँ पे घुसाते हैं रॉड की मदद से। रॉड से हुर हुर के यानी कुछ कुछ के उसको अंदर घुसा देंगे पूरा अंदर तक। ठीक है, दोनों में अंदर घुस गया, इधर भी इधर भी। अब रस्सा पूरी तरह से टाइट हो गया,
तो हम इसको थोड़ा देर स्टेबल रखने के लिए क्या करेंगे, वेज का इस्तेमाल करेंगे, यानी लकड़ी का गुटका हम क्या करेंगे, उसको ठूस देंगे। लकड़ी का गुटका हम क्या करेंगे, उसको ठूस देंगे। यहाँ पर भी लकड़ी का गुटका ठूस देंगे, इधर भी लकड़ी का गुटका ठूस देंगे, पूरा जाम कर देंगे लकड़ी का गुटका, ताकि ये जो वजन से गिर ना जाए, ऊपर है ना भाई सब, गिर ना जाए। अब हम क्या करेंगे, अब हम जे बोल्ट खोज के लाएंगे। जे बोल्ट कुछ ऐसा होता है, ऐसा ऐसा जे बोल्ट होता है। जे बोल्ट का लंबाई कितना होगा, 1.5 मीटर लंबाई होगा जे बोल्ट का भी, ठीक है। अब ये जो जे बोल्ट है इसको हम लाएंगे और ऐसे करके यहाँ पे डालेंगे, जैसे रूप बोल्ट डालते हैं सीमेंट में घुसाने के बाद, और ये तार को उसमें फंसा देंगे। रूप बोल्ट, फिर जे बोल्ट लाएंगे, तार को फंसा देंगे, चार तार को ही बेसिकली सपोर्ट करेगा। ये जो रॉप है, रॉप को क्या करेगा, सपोर्ट करेगा। ये क्या है, ये आपका जे बोल्ट है। ये क्या है, जे बोल्ट है। कुल मिलाकर के ऐसे ही रूप स्टिचिंग हम करते हैं, ऐसे ही रूप स्टिचिंग हम करते हैं। पूरा का पूरा प्रोसेस हम आपको समझा दिए हैं अच्छे से, ठीक है। अब आपको पता चलेगा कैसे कि भैया इसका गैप कितना होना चाहिए। इसका गैप आपको पता नहीं चल रहा था कि यार इसका कितना गैप होना चाहिए, कितना छेदा करें, 3 ठो करें, 2 ठो करें, 4 ठो करें, कितने पता चलेगा। तो बोला गया है 1 से 1.3 मीटर के इंटरवल पे हम होल करते हैं। 1 से 1.3 मीटर के इंटरवल पे क्या करते हैं, होल करते हैं। तो ये वाला डाटा फिगर भी बना सकते हैं आप, फिगर बना लीजिए कॉपी में, ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। अब डाटा भी चाहे तो आप लिख सकते हैं, जितना डाटा हम बताते जा रहे हैं लिखते जाइए। जितना भी होल है सर, चाहे आप सेंटर पे कीजिए, चाहे आप कॉर्नर पे कीजिए 45 डिग्री में, सब होल का लंबाई है 1.5 मीटर, ठीक है, समझ गए, ठीक। जो साइड पे किए हैं इसको 45 डिग्री में किए हैं, साइड साइड वाला, और बीच में जो आप कीजिएगा वो 1 से 1.3 मीटर इंटरवल पे होल कीजिएगा। आप गैलरी जितना चौड़ाई है गैलरी का उस हिसाब से कीजिएगा, 1 से 1.3 मीटर इंटरवल पे करते जाइएगा। यहाँ पे हम फिलहाल 3 ठो छेदा किए हैं, 3 ठो होल किए हैं। होल करने के बाद आप क्या कीजिएगा, रस्सा लीजिएगा। रस्सा का डायमीटर कितना होना चाहिए, 18 mm से 22 mm। रस्सा पुराना वाला लेते हैं हॉलेज का, ताकि उसका उपयोग नहीं है तो उसको हम यहाँ यूज़ करें। कितना रस्सा का लंबाई होना चाहिए वो हम आपको बता चुके हैं। गैलरी का हाइट प्लस 1.5 मीटर प्लस 1.5 मीटर, गैलरी की चौड़ाई प्लस 1.5 मीटर प्लस 1.5 मीटर जोड़ेंगे, आ जाएगा। उसके बाद उसको हम सीमेंट कैप्सूल से घुसाएंगे इधर, फिर टाइट करके इधर घुसाएंगे, लकड़ी का गुटका लगा कुछ देर रखेंगे, फिर जे बोल्ट लगाएंगे और फिर टाइट कर देंगे। यही पूरा हिसाब किताब है रूप स्टिचिंग में। पूरा का पूरा रूप स्टिचिंग बहुत अच्छे से समझाया है किताब में। वही चीज़ को हम अपना भाषा में समझाए हैं आपको, सिंपल साधारण बोलचाल का भाषा में, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा, ठीक। चलिए, रूप बोल्टिंग का डाटा को हम आपको कहेंगे कि एलसी काकू से पढ़िएगा। एलसी काकू को हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एलसी काकू में 2018 से पहले एक सर्कुलर निकाला गया था सपोर्ट सिस्टम को लेके पूरा का पूरा, और सपोर्ट सिस्टम को पूरा का पूरा उस एलसी काकू में इंक्लूड कर लिया गया है। तो वो आपका बाइलो का एक पार्ट है, बाइलो का एक पार्ट है, तो इस वो आपका एलसी काकू में अच्छे से दिया हुआ है। तो उस चैप्टर को एक बार पढ़ लीजिएगा, एकदम गारंटी दे रहे हैं, कोई टर्म नहीं होगा जो आपको समझ में नहीं आएगा, खाली आपको पढ़ लेना है, रट लेना है, ठीक है। चलिए, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम जो टर्म लिख रहे हैं, है ना, आपको सुन के बड़ा हंसी आएगा, लेकिन अब क्या है यार, सिलेबस में है तो भाई। बम बूम बोल्टिंग, बूम बूम बोल्टिंग, ठीक है, बम बूम बोल्टिंग। क्या है भाई बम बूम बोल्टिंग, बम प्लस बूम बोल्टिंग, बम प्लस बूम यानी कि बम बूम बोल्टिंग, 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 बम बोल बोल बोल्टिंग, ठीक है। अब जो भी है भाई यही है, अब क्या करोगे, सिलेबस में है तो पढ़ना पड़ेगा। बम बूम बोल्टिंग, ये क्या चीज़ है भाई, समझाते हैं आपको। देखो, एक संस्थान है जिसका नाम है CMRS। CMRS का नाम क्या है पूरा, कोल माइंस रिसर्च स्टेशन। कोल माइंस या माइनिंग रिसर्च स्टेशन नाम है इसका पूरा। ये बेसिकली DGMS क्या करता है, कभी भी कुछ एक्सपेरिमेंट करना होता है तो CMRS को बोलता है आओ भाई एक्सपेरिमेंट करो भाई। तो CMRS ने एक अलग अजीबो गरीब एक्सपेरिमेंट किया है। एक्सपेरिमेंट करने के बाद एक बोल्टिंग का तरीका अपनाया है जिसको कहते हैं बूम बूम बोल्टिंग, ठीक है ना। तो कहा गया है कि जहाँ पे आप स्प्लिट काटते हैं, स्प्लिट गैलरी काट रहे हैं, वहाँ पे तो आप ड्रिल नहीं कर सकते हैं, और ड्रिल करने के बाद रूप बोल्ट लगा के टाइट नहीं कर सकते। रूप बोल्ट लगा देंगे तो फिर उसको फिर निकालना पड़ेगा, फिर झमेला है। तुरंत स्प्लिट काटो, तुरंत ये करो। स्प्लिट क्या होता है पहले हम आपको समझाते हैं। ये मान के चलिए कोल का पिलर है। जब आप डीप पिलरिंग कर रहे होते हैं तो आप इसको पतला पतला गैलरी में डिवाइड करते हैं, पतला पतला
गैलरी में आप इसको डिवाइड करते हैं। स्प्लिट गैलरी का जो चौड़ाई होता है 3.5 से लेकर के 3.6 मीटर होता है चौड़ाई, तो इस चौड़ाई में आप डिवाइड करते हैं इसको। अब इस गैलरी में भी आपको कुछ ना कुछ सपोर्ट कहीं ना कहीं लगाना पड़ता है, ठीक है। तो जब सपोर्ट लगाते हैं तो आप इसमें चौक तो नहीं लगा सकते, ना कॉग लगा सकते हैं, ना प्रॉप लगा सकते हैं, ये सब आपको दिक्कत करेगा, डिस्टर्ब करेगा आने जाने के लिए। तो आप इस जगह पे क्या करेंगे, रूफ बोल्टिंग भी नहीं कर सकते हैं, आप रूफ स्टिचिंग भी नहीं कर सकते हैं। आप रूफ बोल्टिंग कीजिएगा तो दिक्कत हो जाएगा, रूफ बोल्टिंग कीजिएगा तो फिर उसको रिकवर भी करना पड़ेगा थोड़ा देर के बाद, कुछ रिकवरेबल है तो कुछ नहीं है। तो उस पैसा को बचाने के लिए आप बूम बूम बोल्टिंग कर सकते हैं। बूम बूम बोल्टिंग क्या है, आपको सिंपल साधारण भाषा में समझाते हैं। कुछ नहीं है यार, बांस लाते हैं सर, बांस इवन शेप का, इवन शेप मतलब लगभग इवन, बांस कभी भी इवन नहीं होता है, ठीक है। इवन शेप का आप बांस लेके आए हैं, एक साइज रख लिए इसका। इसके बाद बांस के अंदर में ना खोखला होता है, अगर नहीं होता है तो उसको खोखला कर दिया जाता है, ठीक है। उसको खोखला कर दिया जाएगा, बांस के अंदर में ऐसे एक एक कहीं कहीं जगह पे लेयर होता है, उसको हम फाड़ देते हैं तो खोखला हो जाता है। अब हम क्या करेंगे, इस बांस का जो लेयर है ना, इसको सिंपल भाषा में समझाने की हम कोशिश करते हैं आपको, आई होप समझ में आ जाए। ये जो बांस अब लिए हैं ग्रीन कलर का, ये बांस पूरी तरह से खोखला है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, आप इस बांस को एक कैप्सूल में घुसाएंगे और कैप्सूल को फाड़ के इसमें डाल देंगे, कैप्सूल को फाड़ के इसमें डाल देंगे। तो ये क्या करेगा, ये रूप को सपोर्ट करेगा, ये बांस वाला क्या करेगा, रूप को सपोर्ट करेगा। जस्ट जैसे बोल्ट का इस्तेमाल करते थे, बोल्ट के जगह पे हम यहाँ पे किसका इस्तेमाल किए, बम्बू का इस्तेमाल किए हैं, बांस का इस्तेमाल किए हैं, बांस का इस्तेमाल किए हैं। सीमेंट उमेंट सब डाले हैं, खोखला है अंदर में सीमेंट, तो सीमेंट अगर है तो अंदर में खोखला है, तो खोखला जगह पे क्या भर जाता है, सीमेंट भर जाता है। आसपास में भी आप डाले हैं, मतलब क्या बोलते हैं, कैप्सूल में डाले थे तो आसपास में सीमेंट भर जाता है, ठीक है। और बांस को हम थोड़ा सा लंबा करके रखते हैं। आप जब चाहें इस बांस को काट सकते हैं, इसको अगर असुविधा हो रहा है तो, लेकिन थोड़ा सा इसको बाहर निकाल के रखते हैं, ठीक है। अब क्या होगा, अब मान लीजिए स्प्लिट गैलरी का काम पूरा हो गया, अब इसको रिकवर करना पड़ेगा। तो रिकवर करना पड़ेगा तो हमको झमेला ही नहीं, ये वाला पूरा पोर्शन में बांधेंगे, सेल्वेस्टर को खींच लेंगे, एक बार में पूरा बांस निकल जाएगा। या हम नीचे भी खड़ा होकर खींच सकते हैं, है ना, ऊपर साइड में खड़ा होकर डीप साइड में की तरफ हम खींच सकते हैं इसको। तो ये मेरा बम्बू जो है वो रिकवर हो सकता है, नहीं भी होगा तो छोड़ देंगे, क्योंकि बम्बू का बहुत ज़्यादा दाम है नहीं, है ना। टेंट वाले के पास जाइएगा तो 500 में 500 बम्बू दे देगा आपको, तो सस्ता होता है, तो हमको झमेला नहीं होता इसमें, ठीक है। तो इसी को कहते हैं बम्बू बोल्टिंग। इसमें हम लोग तार का भी इस्तेमाल करते हैं, जितना भी बम्बू बोल्टिंग है इसको हम लोग आपस में क्या करते हैं, तार से बांध के रखते हैं, ठीक है, ताकि हम तार को भी खींचें तो ये सब निकल जाए, है ना। तार से बांध के इसको हम रख सकते हैं। चलिए, कॉमन अब आपका खत्म होता है जी, बिल्कुल खत्म होता है, पूरा टॉपिक चैप्टर निपट गया आपका। रूप बोल्टिंग स्टार्ट किए और समाप्त हो गया। थोड़ा अजीब लग रहा होगा आपको कि इतना बड़ा चैप्टर सर कैसे समाप्त किए। आप पूरा किताब को पलट के देखिए, एक भी टॉपिक आपका छूटा हुआ नहीं है। आपको इसलिए आसान लग रहा है ये चैप्टर, आप इससे पहले आपको खाली पलट के देखना है ना, आप डर जाइएगा। 48 पेज का चैप्टर है, 48 पेज का, 48 पेज का। लेकिन आपको डर इसलिए नहीं लगा क्योंकि हम बहुत ही साधारण भाषा में, बोल चाल के भाषा में समझाने का कोशिश किए। इंग्लिश फारसी शब्द का इस्तेमाल नहीं किए, और ना हम कर सकते हैं क्योंकि मेरा इंग्लिश बड़ा कमज़ोर है भाई साहब, तो हम क्या ही करें आपके सामने। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। देखिए, एक चीज़ अच्छे से समझे होंगे। तो यहाँ पे मैं अपने जिस मैम से मैं पढ़ा था, आईआईटी की मैम है, ठीक है, बीएचयू में पढ़ाती है वो, तो उनसे पढ़ा था रॉक मैकेनिक्स। तो बहुत ही डीपली वो समझाई थी, मुझे पढ़ाई थी। तो उनका मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि मुझे ये चैप्टर समझ में आया, नहीं तो मेरे को ये चैप्टर बहुत बहुत मुश्किल लगता था, कभी हमको समझ में नहीं आया था रॉक मैकेनिक्स। रॉक मैकेनिक्स का आज हमको लगता है कि बहुत ही बेसिक्स भी क्लियर हो गया है और एडवांस लेवल भी क्लियर हो गया उन्हीं की बदौलत। तो थैंक्स टू माय गुरुजी। बाकी आप इस चैप्टर को अच्छे से देखिएगा, पढ़िएगा और बार-बार देखिएगा। आई होप आपको इस चैप्टर में एक भी डाउट नहीं रहने वाला है। तो मिलते हैं किसी और टॉपिक में, किसी और चैप्टर के साथ। और जो क्लासेस करना चाहते हैं एनसीएल का या एनएलसी का, आप उदास मत होना, हताश मत होना, बस कुछ ही दिन रुक जाओ यार, कुछ दिन रुक जाओ। स्टार्ट करेंगे, ज़बरदस्त तरीके से पढ़ाएँगे आपको, ज़बरदस्त तरीके से पढ़ाएँगे आपको। अभी थोड़ा पता लग रहा हो कि सर लेट कर रहे हैं, लेकिन आपका भी हाथ पकड़ेंगे तो छोड़ेंगे नहीं भाई, जब तक आप मुकाम तक ना पहुँच जाओ। किसी का भी साथ पकड़ें, जितना भी बैच आज तक हम पढ़ाएँ, 8वां बैच चल रहा है आपका, इसके बाद 9वां बैच चलेगा। 8वां बैच में जब तक आपका ख़त्म ना हुआ हो, तब तक हम कराते रहे हैं। आप खुद देख रहे हैं कि 3-3 घंटा का महामैराथन वीडियो डाल रहे हैं, एक-एक दिन में 2-2 क्लास ले रहे हैं। यही है फ़ायदा लाइव क्लास ना लेने का, है ना? लगातार वीडियो डालते जा रहा है, बना-बना के। तो आप अगर देख पा रहे हैं कि मेरा मेहनत है, तो आप भी मेहनत कीजिए और आपको एनसीएल में ज़रूर
तड़ी पार कराएंगे यार, टेंशन मत लेना, एकदम निराश नहीं होने का है, मजे मजे से पढ़ेंगे और इतना ज़बरदस्त तैयारी करेंगे, एनसीएल का इतना ज़बरदस्त तैयारी आप लोगों का होगा कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। ठीक है, एनसीएल का पोर्शन हम आपको बता देते हैं मोटा मोटी कि क्या हम आपको पढ़ाने वाले हैं। ईएमटी वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, वॉल्यूम 3 ये तो रहेगा ही, ये तो रहेगा ही। इसके साथ आपको क्या क्या पढ़ाएंगे वो भी हम आपको बता दे रहे हैं। जूलॉजी वाला पोर्शन पढ़ाएंगे आपको, ठीक है, ये भी है। सर लेजिस्लेशन में आप तो सब पढ़ा चुके हैं, सीएमआर पढ़ा चुके हैं, माइंस एक्ट पढ़ा चुके हैं, माइंस रूल पढ़ा चुके हैं, तो ये सब तो फिर से पढ़ाएंगे ही या वीडियो डालेंगे ही। ठीक है, माइंस एक्ट, माइंस रूल, क्रैच रूल, सेंट्रल कृषि अथॉरिटी रूल, है ना, ये सब तो हम आपको पढ़ाएंगे। लेकिन सिर्फ इतना से चल जाएगा क्या? नहीं चलेगा सर, इसके अलावा हम बहुत सारे आपको किताब पढ़ाने वाले जबरदस्त तरीके से, कौन कौन सा बता देते हैं। जो पोर्शन इसमें है वो तो है ही, और क्या आपको अलग मिलेगा बताते चलते हैं। सरफेस माइनिंग टेक्नोलॉजी बाई एस के दास, इस किताब को पूरा निपटाने वाले हैं शुरू से लेकर के लास्ट तक। ब्लास्टिंग टेक्निक बाई एलसी काको, इस चैप्टर को पूरा निपटाने वाले हैं शुरू से लेकर लास्ट तक। मैनेजर्स का जो एग्जाम है, ऑनलाइन एग्जाम, मैनेजर्स ऑनलाइन एग्जाम का जो किताब है, जिसमें भर भर के बाइलो वाला पोर्शन पड़ा हुआ है भाई साहब, सर्कुलर अपडेट है पूरा, पूरा का पूरा किताब को नापने वाले हैं जबरदस्त तरीके से। सिर्फ इतना ही होगा क्या? ना भाई, इतना में मेरा पेट भरने वाला है नहीं, और भी है, और भी क्या क्या है वो भी हम आपको बताते चलते हैं। एनसी दे, एक एक लाइन चटवाने वाले हैं, एनसी दे का बहुत ही आसान तरीके से समझाने वाले हैं। ठीक है, इसके बाद इतना में काम चलेगा जी? नहीं, बिल्कुल नहीं चलेगा। इतना के साथ साथ और भी कुछ कुछ किताबें हैं जो हम लोग आपको पढ़ाने वाले हैं, रेफर करने वाले हैं। ठीक है, चलिए, और भी कुछ कुछ किताब है जिसको हम अभी गुप्त रखते हैं। तो मान के चलिए कि कम से कम आपको इस बार हम नया नया किताब से पढ़ाने वाले हैं। 5 से 6 किताब आपको हम पूरा पूरी चटवाने वाले हैं सर। वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, वॉल्यूम 3, क्या इससे पूरा पूरी काम चलेगा एनसीएल का सिलेबस में? देखो पूरा पूरी चलना ना थोड़ा दिक्कत है यार, पूरा पूरी चलना दिक्कत इसलिए क्योंकि कुछ कुछ पोर्शन है, आप जब पढ़ेंगे तो आपको एहसास होगा, आपको लगेगा कि कोचिंग चलाने के लिए बोल रहे हैं। अगर कोचिंग चलाने के लिए करना होता ना तो जिस दिन वैकेंसी आता उसी दिन हम बैच अनाउंस करते। अभी 10-12 दिन रुके हैं, 10-12 दिन में हम लिख के दे दे रहे हैं, 100 से 150 बच्चा जो होंगे वो कहीं ना कहीं ज्वाइन कर चुके होंगे। मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे फ़र्क पड़ता है कि जिसका भी साथ पकड़े, जिसका भी हाथ पकड़े, उसको एक मुकाम तक पहुँचाएँ। आज तक पहुँचाते आए हैं, डब्ल्यूसीएल में, ईसीएल में, जीपीसीएल में, जीएमडीसी में, माइंस इंस्पेक्टर बिहार वाले में, अलग अलग जगह पे पहुँचाते आए हैं, कभी क्रेडिट नहीं लिए क्योंकि वो उनकी मेहनत है। आपको भी पहुँचाने का कोशिश हम करेंगे, बस समर्थन रखिए, भरोसा रखिए, विश्वास रखिए और थोड़ा सा मेहनत कीजिए, ज़रूर आपको भी मुकाम तक पहुँचाने का कोशिश करेंगे। मिलते हैं अगले किसी और क्लास में, किसी और टॉपिक, किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए प्रेम पूर्वक कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, टिल देन, जय हिंद।